हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में माय डियर लाल्स का स्वागत है एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर। आज भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का होपफुली आखिरी लेक्चर है। जी हां, आखिरी का मतलब आखिरी, यानी अगली बार जब हम मिलेंगे तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के मैं आया हूं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्रेजेंटली लाइव लेक्चर, या फिर जो इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे, मैं दोनों से ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अब जो इसको रिक्वेस्ट समझना चाहे वो पोलाइट वे में रिक्वेस्ट समझ ले, और जो इसको चेतावनी समझना चाहे वो रूड भाषा में इसको चेतावनी समझ ले कि प्रैक्टिस सेशन उसी बच्चे के काम का है जिसने चैप्टर को रिवाइज किया है। अगर आप पिछले 8 लेक्चर ढंग से तसल्ली से रिवीजन करके आए हो तो ही यह प्रैक्टिस सेशन आपके फायदे का होगा, नहीं तो यह प्रैक्टिस सेशन आपके नुकसान का भी हो सकता है। नुकसान का कैसे हो सकता है सर? क्योंकि जो भी आपका कॉन्फिडेंस अभी तक बना है ना, वो आपका गिरने वाला है। जब आप सवाल देखोगे और जब आपसे सवाल नहीं लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह ना गिर भी सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि जब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ी सी बातें और भी हैं करने वाली। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें तो प्लीज वो बच्चे यहां से चले जाएं। हाथ जोड़ के विनती है भाई, विनती समझ में आती तो विनती समझ लो, नहीं तो जबरदस्ती समझ में आती जबरदस्ती समझ लो, ठीक है ना। जैसा भी, जिस भी भाषा में तुम्हें समझ में आता उस भाषा में समझ लो कि आपको प्रैक्टिस सेशन तभी फायदेमंद लगेगा जब आपने पूरा सेशन पूरी प्रैक्टिस करी है, यानी हर एक लेक्चर को ढंग से फॉलो किया है और रिवाइज्ड है आपको सारे के सारे टॉपिक्स। सभी टॉपिक रिवाइज होंगे तभी मजा आएगा प्रैक्टिस सेशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और अगर नहीं है और फिर भी सेशन में बैठे हो और देख रहे हो और सवाल नहीं बन रहे हैं तो ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर के आया हूं, प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे हम, पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो टफ टफ सवाल लेकर के मैं बीच में आया हूं। आपकी इजी सवाल तो चलो हो जाएंगे, जैसे तैसे स्कूल में भी करवाए जाएंगे। मैं टफ सवाल लेकर के आया हूं जो सवाल करने में बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और जो पिछले सालों से ट्रेंड चलता आ रहा है, जो लास्ट ईयर का पेपर था, जो इस साल का पेपर था, उससे पिछले साल का पेपर था, वो सारे पेपर के क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 सालों से पेपर टफनेस की तरफ जा रहा है। तो आप देखिएगा किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, वो बात हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? फायर वाले इमोजी बहुत सारे ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं, बहुत सारे दिल वाले इमोजी मिल चुके हैं, यस लिखा हुआ आ रहा है, गुड इवनिंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ चैट और इमोजी दोनों बंद कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है दोनों का फिलहाल, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9, ठीक है, और उम्मीद है कि यही आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद क्या करना है वो एक बार हम सलाह कर लेंगे आपस में। आपकी चैट चलेगी, जब मैं चैट ऑन करूंगा तो हम सलाह कर लेंगे कि उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। आइए चालू करते हैं फिर। तो भाई पहला क्या है, बची कुची गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन बची हुई है इसकी, इसको पूरा करेंगे हम, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल के ऊपर है वो, क्योंकि कल टाइम बिल्कुल बचा नहीं था, 1 घंटा 55 मिनट का लेक्चर हो गया था, ठीक है ना। तो 2 घंटे तक ये स्टूडियो मुझे मिलता है, उसके बाद ये स्टूडियो खाली करना पड़ता है। और आपके साथ भी ऐसा ही है कि 2 घंटे तक आप मैक्सिमम पढ़ पाते हो मेरी क्लास को, उसके बाद आपकी दूसरी क्लास चालू हो जाती है 7 बजे से, ठीक है ना। तो जितना खींच सकता था मैंने कल की क्लास में खींचा, लेकिन तब भी नहीं खींच पाया, क्योंकि टॉपिक्स बहुत लंबे लंबे हैं, चैप्टर भी लंबे लंबे हैं। ये मैंने आपको बताया, 12वीं के शुरू के 4 चैप्टर जो है वो लंबे हैं। 12th क्लास 11th के तो सारे ही चैप्टर लगभग एक ही लेंथ के हैं, ज्यादा कोई लंबा छोटा नहीं है। 11वीं की बात करूं तो उसमें एक आधा कोई चैप्टर छोटा, जैसे सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स छोटा है और ग्रेविटेशन भी छोटा ही है, लेकिन उसके अलावा सभी चैप्टर लगभग बड़े बड़े हैं 11th, मतलब बड़े बड़े क्या, मीडियम लेंथ के हैं। लेकिन 12वीं कक्षा की मैं बात करूं तो शुरू के 4 चैप्टर लंबे हैं, शुरू के 4 चैप्टर लंबी लेंथ के। उसके बाद के चैप्टर जो आपको मिलेंगे ना, वो सब छोटी छोटी लेंथ के मिलेंगे, 3-4 लेक्चरों में खत्म होते हैं वो चैप्टर, ठीक है ना। तो शुरू के 4 चैप्टरों तक थोड़ा हौसला बना के रखना है ना, थोड़ा सा हौसला डिगे ना, आपका हौसला डट के रहे। धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी, तब तक पकड़ के रखो, ठीक है ना। तो पकड़ते जाना है आपने जैसे जैसे आपको चीजें पकड़ाई जाए, ठीक है। तो बची कुची गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरी चीज फॉर्मूला शीट में लेकर के आया हूं। वैसे तो मैं फेवर में नहीं हूं फॉर्मूला शीट के, सच बताऊं तो ये आपके रिवीजन का पार्ट होता है। फॉर्मूला शीट कोई टीचर नहीं देता, और जो टीचर दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको अपाहिज बना रहा है, मैं तो सीधा बोलूंगा ये बात, ठीक है ना। लेकिन हां, वीडियो पे व्यूज आते हैं
और आपको पता है YouTube पूरा व्यूज की गेम है सारी, ठीक है ना। तो टीचर लोग डालते हैं फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला चार्ट, ठीक है ना, एक पन्ने पे 2 फॉर्मूले दे दिए बच्चे को करने के लिए। नहीं, ये बच्चे का खुद का काम होता है। फॉर्मूला शीट बनाना टीचर का काम नहीं होता है। टीचर का काम होता है कि उसको पढ़ा देना विस्तार में, या शॉर्ट में भी पढ़ा सकता है, रिवीजन भी करवा सकता है, टीचर का उतना काम है। ये प्रैक्टिस शीट बनाना, क्या कहते हैं, फॉर्मूला शीट बनाना, ठीक है, माइंड मैप बनाना, कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाना, ये सब बच्चे के नोट्स का काम होता है। जब आप नोट्स लिखते हो तो ही फॉर्मूला शीट साथ के साथ बनती है, नोट्स में से निकल करके फॉर्मूला सारे एक शीट पे लिख लिए जाते हैं। खैर, आपको शायद नहीं आइडिया है कि किस तरीके से फॉर्मूला शीट बनती है, तो मैं फॉर्मूला शीट आपको दे रहा हूं, लेकिन इस बात पर गौर करना कि यह मैं आखिरी बार फॉर्मूला शीट दे रहा हूं आपको। अगले चैप्टर से मैं आपको फॉर्मूला शीट नहीं दूंगा। हां, मेक श्योर, इस बार आपने मांग ली मुझसे, आगे से मत मांगना। और आप चाहे मांगते या नहीं मांगते, मैं आपको देता, लेकिन आज ही दूंगा, इसी चैप्टर की ही दूंगा। अगले चैप्टर से जो बच्चा रेगुलरली लेक्चर अटेंड करेगा, रेगुलर नोट्स बनाएगा, उसी के बस की होगी फॉर्मूला शीट खुद से बनाना। नहीं तो फिर डालना यूट्यूब पर फॉर्मूला शीट ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12th फिजिक्स, वहां से बनाना। किसी और का काम नहीं है, ये आपका खुद का काम होता है फॉर्मूला शीट बनाना। मैं फेवर में नहीं हूं फॉर्मूला शीट देने के, ठीक है। ये मैं आपको पहली और आखिरी बार दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों फेवर में नहीं हूं, क्या मेरी मेहनत लग रही है क्या? मेरे को तो सारे फॉर्मूले याद हैं। मेरे को फॉर्मूला शीट बनाने में 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, मुझे सारे फॉर्मूला याद है, सारे। और कोई सा चैप्टर भी बोलोगे, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला याद हैं। तुम कहो 7वें चैप्टर की एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्मूला शीट बना दो, मेरे को 7 मिनट 8 मिनट से ज्यादा लगेंगे फॉर्मूला शीट बनाने में, लेकिन वो मेरा फायदा है क्या? मैं फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं है। मैं फॉर्मूला शीट आपको देने के फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो चीज आपके फेवर में नहीं है बेटा। आपको छाटने हैं फॉर्मूले, आपको एक जगह पर लिखने हैं फॉर्मूले, आपको वो लिख करके चिपकाने हैं अपने सामने फॉर्मूले। जब भी प्रैक्टिस करने बैठो, वो फॉर्मूला शीट पर आपकी आंखें हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका खुद का है। तो अभी भी अगर बच्चों को पसंद ना आए फॉर्मूला शीट और आंखें खुल चुकी हो, है ना, जो ज्ञान चक्षु होते हैं अगर वो खुल चुके हो आपके, तो फॉर्मूला शीट खुद से ही बना लेना इस चैप्टर की भी। बाकी मैं दे दूंगा, फॉर्मूला शीट लाया हूं, छपा के लाया हूं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू डिस्कशन और प्रैक्टिस। 2025 के सवाल करवाऊंगा, यानी इसी साल वाले। 2024 के सवाल करवाऊंगा, 23 के करवाऊंगा, 22 के करवाऊंगा, 21 के करवाऊंगा, 20 के करवाऊंगा। पिछले लगभग 6 साल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 सालों के सवाल मैं लेकर के आया हूं। क्या इससे पुराने भी करने चाहिए? हां, कर सकते हो, लेकिन सस्ते सवाल हैं, आसान सवाल हैं। पिछले 3-4 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है वो मुश्किल सवालों का चल रहा है, तो वो मुश्किल सवाल मैं सारे लेकर के आया हूं, क्योंकि अगर वो आपने ढंग से कर लिए तो सस्ते सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल कैसे हैं सर? क्या सारे एमसीक्यू लाए हो? नहीं। क्या सारे सब्जेक्टिव लाए हो? नहीं। तो क्या सारे असर्शन रीजन लाए हो? नहीं, 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 नहीं। मिक्स सवाल हैं, असर्शन रीजन भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव सवाल भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलेंगे, 5 नंबर के भी मिलेंगे, 3 नंबर के भी मिलेंगे, 2 नंबर के भी मिलेंगे, 1 नंबर का भी मिलेगा, ठीक है। हर तरीके के सवाल लेकर के आए हूं, मिक्स एंड मैच है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल जो बच्चे के मन में रहेगा इस चैप्टर को लेकर के, सर एनसीईआरटी का क्या करें? क्योंकि ये 12वीं कक्षा है और एनसीईआरटी के सवाल डुएबल हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर डुएबल, किए जा सकते हैं। 11वीं के नहीं किए जा सकते थे, मैंने मना कर दिए थे आपको, याद है? जो बच्चे लास्ट ईयर उदय में थे, मैंने मना कर दिया था, मत करो एनसीईआरटी 11वीं, मत छूना, सवाल मत करना, नहीं हो पाएंगे, नॉन डुएबल हैं। टीचर से नहीं हिलते भाई, सही बताऊं तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी टीचर्स की बात कर रहा हूं। कोई टीचर एनसीईआरटी 11th की नहीं पढ़ाता, लेकिन 12th की एनसीईआरटी आप कर सकते हो, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन देखोगे, हिलेगा, क्लास में करवाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, हिलेगा, क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है ना। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, जितने भी सवाल बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, कोई एक आधा सवाल ऐसा होगा जो ना हिले आपसे, बाकी सब हिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनसीईआरटी कैसे करनी है सुन लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर डुएबल। सबसे पहले खुद को यह बताओ कि 12वीं की फिजिक्स की एनसीईआरटी होती है, करते हैं, करनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर डुएबल, करने लायक हैं, करने चाहिए, आपको करने हैं, ठीक है। अब कैसे करने हैं?
बात आती है सर एनसीईआरटी के सवाल अब कैसे करें, चैप्टर तो पूरा हो जाएगा, चैप्टर तो पूरा आज हो गया आपका, सवाल कैसे करें। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के सवाल उठाने हैं, बीच में एग्जाम्पल मत उठाना, एग्जाम्पल का लेवल ऊपर नीचे है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेवल है उसका, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे वो बात सही है, लेकिन एक्सरसाइज ट्राई करना चालू करना, पहले एक्सरसाइज करनी है आपको, एक्सरसाइजेस के सवाल करने हैं आपने, ठीक है। तो एक्सरसाइज का सवाल ऐसे 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सस्ते सवाल मिलेंगे, सस्ते सवाल का मतलब क्या होता है, इजी सवाल, बहुत सारे इजी सवाल होंगे इसके अंदर, तो करते जाना, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है सवालों का, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो सवाल डुएबल हैं। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, रिवीजन ढंग से करा है, नोट्स ढंग से बनाए हैं, लेक्चर ठीक से अटेंड करे हैं, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो आप ये सवाल लगा ले जाओगे, आप ये सवाल कर ले जाओगे। बैठो, सवाल के ऊपर बैठो, सवाल के साथ डटो, सवाल के साथ टिको, सवाल को प्यार करो, सवाल से प्यार लो, ठीक है ना, सवाल के साथ बैठना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात। फिर भी मान लेते हैं कि आपसे एक भी सवाल नहीं हिला, मान लेते हैं 1.1 करने बैठी सर वो भी नहीं हुआ, 1.2 करने बैठा सर वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपसे एक भी सवाल अगर नहीं हिलता तो इसका एक इलाज है। इलाज ये है कि आज ही जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा, एक एनसीईआरटी पंच करके टैब बन जाएगा, आपको अभी दिखना चालू हो जाएगा जब ये लेक्चर खत्म होगा तो, ठीक है। बाकी मैं भी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर भी मैं इन्फो डाल दूंगा कि एनसीईआरटी पंच जुड़ गई है। तो एनसीईआरटी पंच क्या चीज है, अब ये एनसीईआरटी पंच में दो चीजें हैं। पहली बात तो एनसीईआरटी पंच पूरा रिकॉर्डेड है, पूरा रिकॉर्डेड है, और ये बहुत बड़ा खजाना है, मैं तो ये कहूंगा। खजाना वैसे किसी और चीज को भी बोलते हैं पीडब्ल्यू के अंदर, लेकिन मैं एनसीईआरटी पंच को रिकॉर्डेड फॉर्मेट को एक खजाना मानता हूं। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, पहली आपको मिलेगा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन है, देख लेना भाई, वन शॉट चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, वन शॉट चैप्टर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये वन शॉट रिवीजन है। यानी अगर आपको चैप्टर पढ़ने में लगे हैं 14 घंटे, तो 3 या 4 घंटों के अंदर आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो वन शॉट रिवीजन आपको मिलेगा चैप्टर 1 का। ऐसे ही जब चैप्टर 2 मैं पूरा पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद चैप्टर 2 की एनसीईआरटी पंच अपलोड हो जाएगी। चैप्टर 3 पढ़ा दूंगा, चैप्टर 3 के एनसीईआरटी पंच अपलोड, ऐसे एनसीईआरटी पंच चैप्टर वाइज आता जाएगा। जो बच्चे उदय बैच में थे लास्ट ईयर, उनको पता है ये एनसीईआरटी पंच क्या होता है। जो नए बच्चे आए हैं, न्यू ललूलाल्स जो आए हैं, मैं उनको समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी पंच क्या है, ठीक है ना। एक तो इसके अंदर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपको मिलता है, 3 से 4 घंटे में खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो मिलता है एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन। और क्या चाहिए बताओ, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व मिलती है आपको, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पूरी क्या मिलती है, सॉल्व्ड मिलती है आपको। तो 1.1 वाला सवाल अगर नहीं बना, जाके देख क्यों नहीं बना, क्या कमी रह गई, कॉन्सेप्ट समझने में कमी है। देखो 3 जगहों पर बच्चा फंस सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल जब बच्चा करता है, सवाल करता है फिजिक्स के, तो 3 जगहों पर फंसता है। या तो कॉन्सेप्ट नहीं आता, या अप्रोच नहीं आती, या कैलकुलेशन नहीं आती, इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के 3 ही धड़े हैं, 3 ही पिलर हैं। या तो कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई नहीं कॉन्सेप्ट, शायद पढ़ाई नहीं होता कॉन्सेप्ट, तो इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं आता। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो पता नहीं। दूसरा, कॉन्सेप्ट आता है लेकिन अप्रोच समझ नहीं आ रही कि इसमें कैसे लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है। और ये बहुत वो वाला केस है, सेकंड वाला, कॉन्सेप्ट नहीं आता वाला, अप्रोच नहीं समझ में आ रही वाला वो केस है, जिस बच्चे ने पढ़ा होता है, मेहनत करी होती है, पसीना बहाया होता है, लेकिन सवाल नहीं लगाए होते। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे आके फंसते हैं, इस जगह पर आकर के अप्रोच क्या लगाएं। सवाल हमको आता है, सवाल समझ में आ रहा है, इसमें ये फॉर्मूला भी लगेगा, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे वाले मामले में फंसते हैं बच्चे, बहुत सारे, 80% बच्चों की यहां पर पसीना निकलता है अप्रोच वाले मामले में, ठीक है ना। और तीसरा, कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे, कैलकुलेशन वीक होती है, कब से, 7वीं कक्षा से वीक है, 8वीं क्लास से मैथ्स नहीं पढ़ी तो वीक है, 9वीं क्लास से मैथ्स नहीं पढ़ी तो ठीक है जी, वीक है। तो आपने अगर मैथ्स सही से नहीं करी है अपने बचपन में, तो फिजिक्स में 11th 12th में आके बच्चा फंसेगा। बचपन की गलतियां इस टाइम पर भुगतनी पड़ेंगी आपको। तो कैलकुलेशन कैसे ठीक होती है, वो तो कर करके ही होती है। वो तो टीचर को देखो, टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है, क्या नई कैलकुलेशन वो समझा रहा है, या आपकी कैसे स्पीड अप हो रही है, वो सब, ये तीनों खेल प्रैक्टिस के ही है। मैं बोलूं ये कैसे ठीक होगा, प्रैक्टिस, ये कैसे ठीक होगा, प्रैक्टिस, ये कैसे ठीक होगा, प्रैक्टिस है तो सब प्रैक्टिस ही भाई, है तो हर एक चीज प्रैक्टिस ही। तो समझ गए, एनसीईआरटी पंच
जैसे ही ये लेक्चर पूरा होगा अपलोड हो जाएगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सारी आप यहां से देख सकते हो, मैं नहीं चाहूंगा सारी आप देखो, पहले सवाल के साथ बैठो, पहले सवाल के साथ जूझो, लड़ो, भिड़ो, उसके बाद सोचो कि भाई ये सवाल मुझसे नहीं हो पा रहा तो 1 2 3 में से कहां कमी आ रही है। क्या मैं गिवन भी नहीं लिख पा रहा, सवाल में गिवन क्या है यही नहीं समझ में आ पा रहा, ठीक है ना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि इशू कहां पर है, ठीक है, तो वो उसके लिए सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन आपके पास है। तो एनसीईआरटी सॉर्टेड है, एनसीईआरटी सॉर्ट हो गई, पीवाईक्यू डिस्कशन हो गया। प्रैक्टिस के लिए एक चीज और है, एक चीज और मैं दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो चलो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक चीज मैं और दे रहा हूं। आज मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी है, ठीक है, जिन बच्चों ने देख ली होगी, शायद अपलोड हो चुकी है, वो शायद अपलोड हो चुकी है प्रैक्टिस शीट। लगभग 20 सवाल हैं और अच्छे अच्छे छटे हुए सवाल हैं, एकदम 20 सवाल हैं, छटे हुए सवाल हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट है ना, विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो फिर आप वो देख सकते हो, लेकिन लेक्चर के बाद ही देखना, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती है, फिजिक्स की छुट्टी है, संडे आपकी क्लास नहीं होती है, फिजिक्स की छुट्टी है, मंडे आपकी क्लास नहीं होती है, फिजिक्स की छुट्टी है। 7 में से 4 दिन मैं क्लासें लेता हूं, 3 दिन मैं छुट्टी देता हूं। सर उन 3 दिन में दूसरी भी तो क्लासें होती है, हां तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, आपने सब्जेक्ट लिए हैं ना, आपने सोचा है ना कि मुझे पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी या जो भी कुछ है वो पढ़ना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 दिन में आपको नहीं दिखता, 3 दिन आप मुझे बहुत मिस करते हो, आंसू बहाते हो मेरी याद में, ठीक है, एक्सेप्टेड। पर उन 3 दिनों के अंदर आंसू पहुंचते पहुंचते आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस शीट पूरी करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। यह करने के बाद ही चैप्टर नंबर 2 वाली क्लास में मुझे मंगलवार को मिलोगे आप। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि मैं सारे पीवाईक्यू डिस्कस ना कर पाऊं, जितने पीवाईक्यू डिस्कस करने की मैं सोच रहा हूं वो सारे पीवाईक्यू डिस्कस ना हो पाए, तो सर उसका क्या इलाज होगा। भाई ऐसा नहीं होगा कि पहली बार कोई पीवाईक्यू डिस्कशन होगा और आखिरी बार होगा, आगे भी हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते रहेंगे। जैसे मान लो ये यूनिट पूरा होता है ना, मान लो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैंने तीनों पढ़ा दिए, उसके बाद हम अलग से एक सेशन रख लेंगे जहां पर मैं तीनों के पीवाईक्यू इकट्ठे ला करके आपको दूं, क्योंकि पेपर में तो सब इकट्ठा ही आएगा ना, कोई चैप्टर वाइज तो बताएगा नहीं पेपर आकर के आपको, बोर्ड का पेपर कोई चैप्टर वाइज बताएगा क्या करके, ये इस चैप्टर में से इस चैप्टर में से, नहीं, ऐसा नहीं है, मिक्स होकर के सवाल आपको मिलते हैं, हर चैप्टर में सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, हमारा सिलेबस नवंबर तक पूरा होना ही होना है, कुछ भी हो जाए नवंबर तक पूरा मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। नवंबर के बाद कि जो आपका टाइम बचेगा, जिसमें नवंबर का एंड होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, उस दौरान भी हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन, एग्जाम्पलर की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स ये डिस्कस करनी पड़ेंगी। 12वीं की तैयारी अगर करनी है तो अच्छे लेवल पर जाकर के सवाल करने पड़ेंगे, और आज आपको दिख जाएगा मैं किस तरीके के सवाल आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। और ये मेरे बनाए सवाल नहीं है, एक भी सवाल मेरा बनाया नहीं है। क्यों हो, जब मेरे लिए सीबीएसई सवाल बना के देता है तो मैं क्यों बनाऊं, सीबीएसई ने इतने अच्छे सवाल बना रखे हैं, आप देखो जरा, समझ में आ गई बात। चालू करते हैं। तो बची कुची गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले। कहां पर है ये एप्लीकेशन, ये है ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। शेल का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, शेल का मतलब होता है फुटबॉल। शेल से आपको समझना है फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब जिसके अंदर हवा होती है। तो एक ऐसा शेल मानना है आपको, यहां देखो, एक ऐसा शेल मानना है जिसके अंदर एयर खाली है, अंदर से हॉलो है, हॉलो, ठीक है ना। कंडक्टिंग शेल को आप हॉलोस्फेयर भी कहते हो, हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर, ठीक है। कंडक्टिंग शेल का मतलब हॉलोस्फेयर, यानी अंदर से खाली है, ये अंदर से खाली है और चार्ज्ड है, चार्ज्ड है। तो चार्ज दिखा दें इसके ऊपर, है ना। जब चार्ज आएगा तो इसके सरफेस पे ही आएगा, ऊपर ऊपर, है ना भाई, चार्ज आएगा तो इसके सरफेस पे आएगा, ऐसे ऊपर 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 आ जाएगा चार्ज, ठीक है जी। तो चार्ज कहां आ गया, इसके सरफेस पे आ गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, आपने गॉस थ्योरम लगानी है, गॉस लॉ लगाना है, और 3 जगह पर, कितनी जगह पर, 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखना है ड्यू टू दिस शेल। समझ में आ गया टॉपिक क्या है।
हम फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा, ईएफ। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाह रहे हैं, कहां कहां ढूंढना चाह रहे हैं, 3 पॉइंट्स पर ढूंढना चाह रहे हैं। सर कौन कौन से 3 पॉइंट है, सुनिए कौन कौन से 3 पॉइंट है, सुनिए। पहला पॉइंट जो इनसाइड होगा, शेल के अंदर, कंडक्टर के अंदर कितनी फील्ड होगी वो निकालने का पहला है, ठीक है। दूसरा है बिल्कुल सरफेस के ऊपर, एकदम सरफेस पर ही हो, पॉइंट नंबर 2। ये दूसरी जगह जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। और तीसरी जगह है इस शेल से कहीं बाहर, ठीक है। तो 3 जगहों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा दूर बना दिया मैंने, है ना, इतनी जगह अपने पास नहीं है, यहां बना देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहां है, बाहर है, ठीक। तो अब सुनो क्या करना है। हम लोग सेंटर से कुछ रेडियस मान लेते हैं। कितनी रेडियस माने सर, बताइए जी, कितनी रेडियस माने, कैपिटल आर रेडियस मान लो, ठीक है। कैपिटल आर मैंने क्या मान ली, रेडियस मान ली, ठीक। और बाहर का जो ये पॉइंट है, ये मान लो स्मॉल आर दूरी पर है, इसकी दूरी मान लो स्मॉल आर, ये दूरी मान लो, ये दूरी मान लो स्मॉल आर, कैपिटल आर मान लो रेडियस, ठीक है। और शेल पर जो चार्ज है वो मान लो क्यू। बढ़िया, समझ में आया क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको बेटा। एक अंदर से खाली शेल है, हॉलो है अंदर से, ऊपर से मेटेलिक है, कंडक्टिंग है ना, ऊपर से मेटल का है, कवरिंग मतलब जो इसका जो बना हुआ है, जो क्या बोलते हैं इसको, जिस चीज का शेल बना हुआ है वो मेटल का है, ठीक है ना। ऊपर चार्ज डला हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। आर इसकी खुद की रेडियस है। हम 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड, 3 पॉइंट्स पर देखेंगे, है ना। करें शुरू। सबसे पहले इनसाइड पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बेटा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप यह जानना चाहते हो कि अंदर कितनी फील्ड होगी, तो एक काम करते हैं, वहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, मान ले, आओ एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ लगाना पड़ेगा आपको, तो एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। कहां माने गॉसियन सरफेस, यहां मान लो, इसको इंक्लूड करता हुआ, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। और गॉसियन सरफेस देखो 1 पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ है, मतलब ये होगा, मान लो कुछ भी मान लो, इसको एक्स मान लो, चलो एक्स मान लो, है ना। सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है ये फर्स्ट वाला पॉइंट, क्योंकि इनसाइड पॉइंट लिया गया है, तो गॉसियन सरफेस हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ बेटा, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, जब मैं इस गॉसियन सरफेस का गॉस लॉ लगाऊंगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, फ्लक्स क्या होता है, कैसे लगता है फ्लक्स, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। सर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड बटा में एप्सिलॉन नॉट। सही कह रहे हो सर, सही कह रहा हूं, यही होता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप मुझे बताइए कि इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, जवाब दो। ये जो पिंक कलर का गॉसियन सरफेस है, इसने अपने अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। सर अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सरफेस पे है, चार्ज तो इस शेल के सरफेस पे, अंदर तो हवा है ना। अरे अंदर तो पूरी एयर है ना बेटा, एयर में थोड़ी चार्ज बैठेगा, चार्ज तो कहीं मेटल के ऊपर बैठेगा जाके, या कोई मटेरियल पे जाके बैठेगा, अंदर हवा में थोड़ी चार्ज बैठेगा। समझ पा रहे हो ना। तो यहां तो कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स भी नहीं है, समझे बात को। और फ्लक्स हमको पता है क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट डी आर या डी ए ले लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन, है ना। जब बेटा फ्लक्स ही नहीं है, समझो बात को, है ना, जब फ्लक्स ही नहीं है तो फिर ई क्या होगा, ई भी नहीं होगा, तो अंदर कोई ई नहीं होती। ये बात आपको ऑलरेडी भी पता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है ना, कि अंदर कोई फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसी को कहते हैं। यही वाला एक्सपेरिमेंट मैंने उस दिन जो प्लान किया था, जो मैं आपको नहीं दिखा पाया, फिर मैंने वहां अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा। आज भी मैं बना के दिखा दूंगा आपको, यहां पे दिखा दूंगा, अगर टाइम हुआ तो। वीडियो है यहां पे पड़ी हुई वीडियो, बस मेरे को टाइम नहीं मिल रहा आपको दिखाने का, दिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो वो यही है, वो यही कहानी है, वो यही कहानी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती, सोच, जब कोई चार्ज होता, अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर
जीरो होती है। तो ध्यान रखोगे इनसाइड पॉइंट पर ठीक है, इनसाइड पॉइंट पर अंदर का कोई भी पॉइंट हो, यहां 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो ही आएगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। यह है ऑन द सरफेस, है ना, यह सरफेस के ऊपर ही है, ठीक है ना, यह सरफेस के ऊपर ही पॉइंट बैठा है, ये वाला नंबर 2। नंबर 2 मुझे इसके लिए गॉसियन सरफेस लेना है। अब मैं इसके लिए गॉसियन सरफेस लूंगा। कैसा लूंगा? बिल्कुल इसी के ऊपर चलता चलता, बिल्कुल इसी के ऊपर चलता 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 चलता, ये होगा गॉसियन सरफेस। क्या समझ में आ रहा है? पहला गॉसियन सरफेस मैंने अंदर लिया क्योंकि मैं अंदर वाले पॉइंट पर देखना चाह रहा था कितनी फील्ड होगी। अब मैं बिल्कुल उसी के ऊपर देखना चाह रहा हूं तो मैंने उसके ऊपर ही गॉसियन सरफेस लिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स क्या होना चाहिए? सर फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बटा में एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है इसने? जो सरफेस का चार्ज है वही, है ना, जो सरफेस का चार्ज है वो सरफेस पे ही तो रहेगा। कितना चार्ज है सरफेस पर? कैपिटल क्यू। कितना चार्ज है सरफेस पर बेटा? कैपिटल क्यू। तो बस आपने क्यू एनक्लोज की जगह पर क्या लिख देना? कैपिटल क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? आया, 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 ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है ई डॉट ए, है ना, है ना, या फिर ई डॉट डी ए, जैसे मर्जी लिख लो, ये इंटीग्रेशन ऐसे करके, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन 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 इंटीग्रेशन लगाने की अपने को जरूरत पड़ नहीं रही है। हमें सिर्फ इतना पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। तो आओ जरा ई डॉट ए से ही निकालते हैं, उसी से काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो ई ए कॉस थीटा। बेटा ई निकालना चाह रहे हो, पता नहीं ई कितनी है अभी तो ई का नामो निशानी नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं, तो ई को तो ई ही लिखेंगे। हां सर, ई को ई ही लिखेंगे। आप बताइए एरिया कितना होगा? ये पूरे का एरिया लेना पड़ेगा ना। अरे भाई पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो निकालना चाह रहे हो आप। पूरे एरिया से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वही निकालना चाह रहे हो ना, तो एरिया पूरा लेना पड़ेगा। और मुझे बताओ स्फेयर का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फेयर? 4 पाई आर स्क्वायर। और आर कैपिटल लेंगे ये वाला क्योंकि ये रेडियस है, तो क्या लिखूं एरिया की जगह पर? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों हुआ? क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर आ रहा होगा बेटा, हां की ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और एरिया वेक्टर भी क्या आएगा? बाहर आएगा। एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बाहर ही आएगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से बाहर ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी बाहर आ रही है। तो एरिया वेक्टर भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, दोनों के बीच में एंगल cos 0 ही होगा भाई, है ना। तो इसलिए फाइनली क्या आ गया बेटा? फाइनली आ गया ई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और ये थी भाई हमारी इक्वेशन नंबर 1। कर ले दोनों को इक्वेट। आ जाओ करते हैं, यही करते हैं, ठीक है ना। इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करते हैं बेटा, ठीक। ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ले जाओ। 4 पाई आर स्क्वायर के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या आ गई बेटा? क्यू डिवाइड बाय, यहां से देखियो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और तुझे पता है कि 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आ गया ये तो। अरे हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल बेटा। 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया सर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को 1 डिवाइड बाय इस पूरे को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। के कूलम्स कांस्टेंट, हां की ना। ये वही आ गया बेटा, E इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है और स्फेयर के लिए भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है और स्फेयर के लिए भी यही है। समझे क्या बात को? स्फेयर के लिए भी यही है। स्फेयर के सरफेस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो कितनी है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर ही आएगी, वही आएगा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और अब देखते हैं बाहर वाले डिस्टेंस पर। अब बारी है तीसरे वाले की। दूसरा हो गया
यहां पे तीसरा कर देता हूं, ठीक है ना। आप अपने नोट्स में ढंग से लिखना, 1 पहले 2 बाद में 3 ऐसे, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं एक ही पेज पे सब कुछ आ जाए, इसलिए मैं एक वहां एक इधर लिख रहा हूं। नोट्स में सुंदर सुंदर लिखना, पहले डायग्राम बनाना एक तरफ, फिर 1, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3, ठीक है ना। थर्ड वाला आ जाओ जरा, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला है आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट की क्या कहानी है, गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, फटाफट से बताइए। आउटसाइड पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बताइए। ये रहा नंबर 3 आउटसाइड पॉइंट, इसका गॉसियन सरफेस भाई और बड़ा स्फेयर। क्या कहते हो, हां या ना? और बड़ा स्फेयर। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं बोल रहा मैं आपको, है ना। और बड़ा स्फेयर बनेगा इसका गॉसियन सरफेस, सही बात है। जिसकी रेडियस होगी, जिस स्फेयर की रेडियस होगी छोटा आर, क्योंकि ये दूरी मैंने कितनी ली है बेटा, ये दूरी मैंने ली है छोटा आर, है ना। सही लिया ना, छोटा आर, बढ़िया। अच्छा, अब गॉस लॉ लगाते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। गॉस लॉ है ना, वही लिखना, बाय यूजिंग गॉस लॉ, वही है यार, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है ना। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बटा में एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज है मुझे बताइए, इस बड़े वाले स्फेयर ने अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, बोलो बोलो जी। ये बड़े वाले स्फेयर ने अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है यार, क्यू ही तो कर रखा है, क्यू ही तो एकमात्र चार्ज है और वही एनक्लोज्ड है, तो बस क्यू ही लिखा जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बारी आती है फ्लक्स का फॉर्मूला लगा करके निकालने की, फिर इक्वेट। हर बार यही कर रहे हैं, देखो कल से आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, सब में यही हो रहा है। एक तरफ गॉस लॉ लगाते हैं, एक तरफ फ्लक्स निकालते हैं, दोनों को, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। वही करना है आपको यहां पर भी, ठीक है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जी ई डॉट डी ए, है ना, या फिर यहां पर ई ए वेक्टर, वेक्टर वाला भी डॉट प्रोडक्ट यहां पर लगा सकते हो, तो ये आएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस का थीटा, है ना। तो एक बार फटाफट से मुझे बताओ, सोच के बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं पता, नहीं पता सर, तो उसको तो ई ही रहने दो। एरिया कितना है सर, कौन से एरिया की बात कर रहे हो, अरे यार यहां तक आ चुके हैं ना, इधर तक आ चुके हैं, तो ये वाला हमारे लिए गॉसियन सरफेस होगा, दिस इज द गॉसियन सरफेस। और इसके लिए अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो अभी भी बाहर की तरफ ही आएगा, देख एरिया वेक्टर ऐसा ही आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहे सरफेस से निकलेगी, है ना, सरफेस से निकलेगी, लेकिन यहां तक ऐसी ही आएगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी अलाइंड ही है दोनों, अभी भी ये दोनों 0 डिग्री एंगल पे ही है कि नहीं भाई। एरिया वेक्टर हमने इस बड़े वाले का लिया, नो डाउट नो डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आ रही है पीछे से, इसी स्फेयर से ही तो निकल के आ रही है बेचारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ की ना, तो वो तो वही है ई। ए क्या लेंगे बताइए, इस बड़े वाले स्फेयर का एरिया क्या होगा सर, ये होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यही होगा ना, छोटा आ रहा है ना बेटा, छोटा आ रहा है कि नहीं है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर आ गया cos 0, वाह भाई वाह, cos 0 डिग्री। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेट 1 एंड 2, जगह है इक्वेट करने की क्या, कोई बात नहीं, छोड़ो। इक्वेटिंग 1 एंड 2, इधर क्या था एलएचएस में, क्या था ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आरएचएस में क्या है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ले जाओ जरा नीचे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में, और स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। और देखिए 1 डिवाइड बाय 4 पाई क्या होता है, स्मॉल के ही होता है, वही दोबारा वही वाली कहानी, यह आ जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। वो था के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर, यह है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार दोबारा दिखा दूं, अंदर में कोई फील्ड नहीं होती, वैसे भी आप जानते हो कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड होती ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। आपने देखा था वो उस वीडियो के अंदर, जब मैंने उसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दिया था फोन को, फिर मिलाने की कोशिश करी थी फोन, तो फोन जाना बंद हो, घंटी जानी बंद हो गई थी उसकी, वो बिजी दिखा रहा था क्योंकि नेटवर्क सारे चले गए उसके। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि जब आप उसको सब तरफ से कंडक्टर से कवर कर दोगे तो उसके बाद फिर सिग्नल जाने बंद हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जानी बंद। सिग्नल क्या होते हैं, ये जो फोन में से तरंगे निकलती हैं जिससे हम बातें करते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं ना उसको, तो वो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर ही तो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर घुस ही नहीं पाती है, किसके, कंडक्टर के।
है ना। इसलिए ऐसा भी बोलते हैं कि जब कभी बिजली चमके, बिजली कड़कती है, गरजते हैं बादल, बिजली कड़कती है ना, तो आप जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अगर कार है तो कार के अंदर जाके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि कार मेटालिक होती है पूरी, उस पर आकर के अगर बिजली गिरेगी भी ना तो आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती नहीं। तो आप एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्ड होते हो, आपकी एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रखी होती है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो। तो समझ गए ना। तो ये कुछ एक एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग के, है ना। बचपन में बताई जाती हैं सब चीजें, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 12वीं का है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर देखोगे वो जीरो ही आएगी। ठीक, अगर सरफेस पर पहुंच गए, अगर आप सरफेस पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी KQ/R²। और अगर आप सरफेस छोड़ के और बाहर निकल आए, आपने चार्ज स्फेरिकल शेल का सरफेस भी छोड़ दिया, कहीं बाहर आ गए, अगर आप बाहर आ गए तो फिर वही स्मॉल आर ही लोगे आप। और ये स्मॉल आर बेटा सेंटर से लिया गया है। ये मत समझना कि नहीं स्मॉल आर हम यहां सरफेस से लेंगे, सरफेस से स्मॉल आर नहीं लिया गया, सेंटर से ही लिया गया है बेटा। सेंटर से ही स्मॉल आर है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। सेंटर से ही स्मॉल आर है, ठीक, स्मॉल r²। सही। अच्छा, अब इसका एक ग्राफ बनता है। आओ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ भी दिखाना जरूरी है। वैसे इतना बड़ा ग्राफ मैं बनाता नहीं कभी, है ना, लेकिन कोई नहीं, आज बना लेते हैं। हाँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर x, x का मतलब डिस्टेंस, x का मतलब दूरी, ठीक है ना। कितनी दूरी है वो बात हो रही है यहां पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जब तक शेल के अंदर थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? बताओ बताओ बताओ। जब तक हम शेल के अंदर थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सर जीरो थी। जीरो थी, जीरो थी, तो फिर ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा जब तक आप सरफेस के अंदर ही हो। जब तक आप सरफेस पे पहुंचते नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक क्या रहेगी बेटा? जीरो ही रहेगी, है ना। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है, वाई एक्सिस है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई है, उसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन कब तक? जब तक आप शेल तक नहीं पहुंच जाते, यानी x बराबर r नहीं कर लेते। और जैसे ही x बराबर r करोगे तो क्या होगा? तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी KQ/R²। कैपिटल आर आया, देखो x जब r हो गया यानी आप कहां पहुंच चुके हो? शेल के सरफेस पे आ चुके हो। इसका मतलब है एट सरफेस, एट सरफेस। जब शेल के सरफेस पे आ गए हो तब आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। और जैसे ही आप इससे अवे गए, है ना, जैसे आप इससे आगे गए, अब है ना, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? इधर वाला। जब x बड़ा हो जाएगा r से, है ना, x बड़ा हो जाएगा r से, x बड़ा हो जाएगा r से मतलब स्मॉल r वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप आउटसाइड चले जाओगे, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेयर चले गए। ये क्या था? ये था इनसाइड द स्फेयर। जब x छोटा था, जब x छोटा था किससे? रेडियस से, तब आप क्या थे? इनसाइड थे, है ना। तब आप इनसाइड द स्फेयर थे। जब स्फेयर के अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बेटा? जीरो थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 जीरो 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 चलती है। जैसे ही आप आर तक पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम, और उसके बाद जितना जितना दूर जाते जाओगे उतनी उतनी फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरीके से गिरती जाएगी। क्योंकि आपको यह बात पता ही है कि E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है ना। ये देखो यहां से है ना ये, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियली गिरेगी, एक्सपोनेंशियली गिरेगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जब ये होता है, ये मतलब 1 की पावर आती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियली गिरना। तो एक्सपोनेंशियली गिरेगी, है ना, और गिरती 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 कहां तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जाएगी। गिरती 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 कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। समझ गए ना। तो शेल से जितना जितना दूर जाते जाओगे, देखो ना यार, देखो ना यार, ये शेल है, ये शेल है। आप इससे जितना दूर जाओगे और दूर जाओगे और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली घटेगी। आप जितना आर बढ़ाओगे बेटा, समझो ना, आप जितना आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली घटनी चाहिए। तो फिर घटते दिखाओगे भी तो सही ना, ग्राफ में दिखानी भी तो पड़ेगी ना घटते हुए, ठीक है। ये ग्राफ मैं दोबारा समझा देता हूं, टेंशन ना ले, ये ग्राफ मैं दोबारा समझा देता हूं। देख, ध्यान से देखियो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, यहां डिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। जब x 0 है, x 0 का मतलब आप स्फेयर के बिल्कुल सेंटर पर हो, यहां हो, ठीक है। और
तब फील्ड जीरो है। जब एक्स जीरो है तो भी फील्ड क्या है, जीरो है। लेकिन फील्ड तब भी जीरो है जब आप थोड़ा 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 आगे बढ़ना चालू हो गए। लेकिन जब तक आप रेडियस पर नहीं पहुंचे तब तक ये फील्ड जीरो रहेगी। ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए यहां पर जब तक आप रेडियस तक नहीं पहुंचे, यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, और यहां फील्ड, फिर फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। इस जगह पर फील्ड फिर मैक्सिमम हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स पर फील्ड क्या होगी भाई, जीरो होगी। क्या समझ में आती है? तो ये देख, यहां पर यही दिखा रखा है कि फील्ड जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो। लेकिन कब तक? जब तक आप आर नहीं, यानी सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही सरफेस पर पहुंचोगे आपको फील्ड मिल गई क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैक्सिमम है ये मैक्सिमम फील्ड है, तो ये मिल गई। उसके बाद आप अगर आउटसाइड चले गए, बाहर चले गए, अगर आप आउटसाइड फिर चले गए तो फिर एक्सपोनेंशियली घटनी चालू हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये आपका ई मैक्स है। मैक्सिमम कहां होती है, सरफेस पर होती है। सरफेस पर मैक्सिमम फील्ड होगी, उसके बाद धक 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 एक्सपोनेंशियली गिरना चालू हो जाएगी। ठीक है ना, ये था आपका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, तो बची कुची गॉस थ्योरम जो थी वो, उसकी एप्लीकेशन जो थी वो निपट गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, एक इनसाइड पॉइंट, एक सरफेस का पॉइंट, एक बाहर का पॉइंट। ठीक है, तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कैसी होती है, अंदर जीरो होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है, उसके बाद दर 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 एक्सपोनेंशियली घटनी चालू हो जाती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेगी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं ये लाया इनफाइन, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला शीट है ना। तो सारे फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, ये आपका कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। उसके बाद जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो ये होगा। ठीक है ना, और यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ऊपर मीडियम रखते हैं, नीचे वैक्यूम रखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज करके, के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है। उसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो वाला फॉर्मूला है। फिर इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट वायर जो लेते हैं उसके लिए कैसे आता है, 2k लैम्डा बाय आर। के की जगह पर अगर आप पुट करोगे 1/4 पर जो ये आ जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है ना, वही है ये वही है, उसी से बना रखा है, इसको एक ही है ये दोनों। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग शेल, अभी अभी बात करी, देखो ग्राफ भी देखो ऐसा, यहां तक जीरो है, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर उसके बाद घटना चालू हो गया। इनसाइड फील्ड जीरो होती है, सरफेस पर फील्ड के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर होती है, और आउटसाइड जो फील्ड होती है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होती है। ये सब कंडक्टिंग शेल की बातें हैं। उसके बाद चार्ज शीट सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, कल इसको डिराइव भी किया था हमने, है ना भाई। एक चार्ज शीट अगर है तो उसके पास यहां पर देखोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कल बात करी थी ये वाली हमने। ठीक है ना, फिर डायपोल की बात आती है, Q इंटू 2L होता है। अगर ये 2L या 2A डिस्टेंस जो मर्जी ले लो, ये एक डायपोल बना हुआ है, एक्सियल के ऊपर 2kp बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल पर kp बाय आर क्यूब होता है, डबल होती है। ये आपको मैंने शॉर्ट डायपोल के लिए याद भी करवाया था। शॉर्ट डायपोल के लिए मैंने आपको ये याद भी करवाया था। शॉर्ट डायपोल के लिए ये दो फॉर्मूले लगते हैं, एक्सियल का, इक्वेटोरियल का। उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा यानी पी क्रॉस ई। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट लग गया, डॉट प्रोडक्ट लग गया, वेक्टर लग गया। सोचो तुमने 11वीं ना पढ़ के कितनी बड़ी गलती करी भाई, पहले ही चैप्टर में सब कुछ लग गया। कितनी सारी बेसिक मैथ यूज हो गई है इसके अंदर, और बड़ा चैप्टर है भाई, एग्जॉस्टिव चैप्टर है, थकाने वाला चैप्टर है, लेकिन मजेदार चैप्टर है। मतलब बोर नहीं करेगा आपको ये चैप्टर, मजा आता रहेगा इस चैप्टर के अंदर आपको। गॉस लॉ, ई डॉट डीएस, या फिर चार्ज एनक्लोज्ड, इनक्लोज नहीं एनक्लोज्ड, ई एन आई एनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना भाई, ये गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है, आप बच्चे जानते हैं इस बात को। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया है कृपया करके जाएं, रिवाइज करके लौटें। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन देखने से पहले रिवीजन डन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार तो, मिनिमम एक बार, ज्यादा बार करो तो अच्छी बात है, मिनिमम एक बार रिवीजन आपका डन होना चाहिए। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि नोट्स में से ही रिवीजन करोगे ना भाई। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। नो बैकलॉग, कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जब भी आप आकर के इस वीडियो को देखें दोबारा, प्लीज इंश्योर करिएगा इनमें से कुछ भी ना हो। ठीक है ना, नो लेक्चर बैकलॉग, कोई लेक्चर का बैकलॉग, छूटा हुआ लेक्चर नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है जी, आइए चालू करते हैं फिर प्रैक्टिस सेशन। और जो बच्चे ये नहीं करने के बावजूद भी देख रहे हैं, तो ये आप अपने रिस्क पर देख रहे हैं। वो लिखा होता है ना भाई, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है।
तो आप अपने सामान के और कॉन्फिडेंस के अब खुद जिम्मेवार हैं, अगर ये करने के बावजूद भी आप इस प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं तो। ठीक है, आइए चालू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहला सवाल 2024 का आया आपके सामने, और एक अच्छा सवाल है। अच्छा ही बोलूंगा, मुश्किल बोलूंगा, जो मर्जी आप कहना चाहो वो कह सकते हो आप इसको। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार इसको आराम से। ठीक है, कह रहा दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है पी एक है क्यू, हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम है। जो ऐसी ऐसी चीजें होती है अंडरलाइन कर लिया करो, काम काम की बातें अंडरलाइन कर लो। कह रहा लेकिन मासेस अलग अलग है, तो एक का मास एमपी एक का मास एमक्यू ले लिया। ठीक, कह रहा स्टार्ट करते हैं रेस्ट से। ओ माय गॉड, दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्या बात समझते हो? 11th क्लास का मोशन इन 1 डे है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ट्रेवल करते हैं इक्वल डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट सेम है उनकी, सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टाइम टीपी एंड टीक्यू। कुछ टाइम लग रहा है कवर करने में, दोनों रुके हुए हैं ना बेचारे, तो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके कुछ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है यहां पर। यहां पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से दौड़ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन यहां पर जो आएगी ना, वो इलेक्ट्रिक वाली एक्सेलरेशन आएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है वो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन होती है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या होती है। वैसे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसका पहले भी, ऐसा नहीं है कि आपने ये वाली एक्सेलरेशन पहली बार देखी है, पहले भी मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा चुका हूं, लेकिन वो लेक्चर के बीच में कहीं पे था। मैं याद दिलाता हूं आपको, एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम का एक टॉपिक हमने करा था। वहां पर मैंने बात करी थी किस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और एक और जगह पर भी करी थी, 2 जगह पर एक्सेलरेशन की बात हुई थी। खैर कोई बात नहीं, अभी भी नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आना चाहिए आपको याद, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो टाइम टीपी है और टीक्यू है, दोनों का रेशियो आपको लेना है। भाई ये लेवल जो है वो जेई लेवल है सवाल, ये बोर्ड लेवल कभी नहीं था। जिन बच्चों ने 2024 के अंदर इस क्वेश्चन को देखा पर खच्चे उड़ गए उनके, कि भाई ये कैसे आ सकता है सर सवाल। अब जिसकी 11th क्लियर नहीं होगी, 11th की टॉपिक्स पर पकड़ नहीं होगी, वो गवा देगा नंबर, सीधी बात है। तो मैं आपको पहले ही बारी से, अब देखो पहला प्रैक्टिस सेशन है ये, और पहला ही सवाल मैं ऐसा लेकर के आया हूं कि आप जग जाओ। आपकी आंखें, नाकें, मुंह, कान और सारे जितने भी फेफड़े वेफड़े हैं ना, सब खुल जाए एकदम, कि देखो लेवल क्या है और देखो तुम्हारी तैयारी का लेवल क्या है। दोनों में कंपैरिजन देखो, दोनों में गैप देखो, और फिर जुट जाओ, लग जाओ कि भाई करना है। आइए सवाल देखते हैं कैसे होगा। 2 चार्ज पार्टिकल है पी और क्यू, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर रही है, उनको दौड़ाने का काम कर रही है। अब बेटा जब दौड़ाने का काम करती है तो फोर्स कौन सी लगती है? बताइए फोर्स कौन सी लगती है? सर फोर्स लगती है क्यूई, ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, क्यूई फोर्स लगती है। और इस फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है फोर्स होती है ma के बराबर, यहीं से एक्सेलरेशन आएगी ना बेटा निकल के। हाँ सर यहीं से आएगी, ठीक है। तो आप फोर्स की जगह पर, यानी दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो, इक्वेट कर लो, क्या दिक्कत है? अब ये मत बोलना कि सर ये तो एमसीक्यू है, शॉर्टकट बता दो। अरे यार कोई जरूरी है कि एमसीक्यू में ही आएगा? शॉर्टकट बताने को मैं अभी बता सकता हूं, शॉर्टकट आरडीएक्स देने को मैं अभी दे दूं आरडीएक्स, लेकिन किसका आरडीएक्स चल गया मुझे बताओ, किसका शॉर्टकट चल गया? नीट के एग्जाम में शॉर्टकट चल गया क्या? एमसीक्यू आते हैं सारे, चल जाएगा क्या? रो गए वो, शॉर्टकट के पीछे ना भागें। अगर सब्जेक्टिव में आ गया सवाल, क्या शॉर्टकट याद रखेगा, आरडीएक्स याद रखेगा बस? नहीं, शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़। पहले लॉन्ग मेथड समझ कैसे होगा, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ कैसे होगा। शॉर्टकटों पे भरोसा ना करें आप, छोड़ दें शॉर्टकट पे भरोसा करना, भाई डुबाएगा आपको, और डुबा दिया इस बार जो एनटी ने किया है। समझ गए ना भाई? क्यूई एमए, क्योंकि दोनों तरफ एलएचएस में फोर्स ही है, आरएचएस भी इक्वेट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्यूई बराबर क्या आ जाएगा बेटा? एमए आ जाएगा। क्या यहां से एक्सेलरेशन निकल सकती है? बिल्कुल, मास को ले जाओ नीचे, Q बाय एम इंटू में E, दिस इज एक्सेलरेशन। कृपया करके इसको सीधा सीधा याद रखें, बहुत काम आती है, सीधा सीधा याद रखें। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही हो, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन बोल देता हूं। वैसे ऐसा कोई नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने नाम बना दिया आपको याद रखवाने के लिए कि इसको आप इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन कह सकते हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाती है और वो दौड़ पड़ता है, एक्सेलरेट हो पड़ता है, तो उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं Q बाय एम इंटू ई। क्या कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया।
अब आइए दोनों चार्जेस की बात करते हैं, एक बार P की एक बार Q की। क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, यानी U0 U0। बढ़िया बढ़िया सर। इसको टाइम लगा TP, इसे टाइम लगा TQ, दोनों का ही अपने को अभी कुछ नहीं पता, ठीक है ना। दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट चले, ये हमको पता है, वाह भाई वाह। दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट चले, यानी डिस्प्लेसमेंट S होती है ना, ये तो याद होगा बेटा, S स्मॉल s से डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो उतनी ही है, यानी सेम ही है, तो S तो हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों की सेम है। ये लिखा हुआ देखो, इक्वल डिस्टेंस चले हैं दोनों, है ना, तो S दोनों का सेम है, तो SS, इसका भी SS लिख दिया मैंने, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। क्या एक्सेलरेशन दोनों की सेम है? बोलो, क्या एक्सेलरेशन दोनों की सेम है? आंसर है नहीं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं है। आप कैसे कह रहे हो सर ये? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है। देख, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मास आता है कि नहीं आता? आता है सर, आता है सर। तो यहां पर जब मैं एपी निकालेंगे तो वो होगा Q डिवाइड बाय MP E, और जब मैं AQ निकालूंगा तो वो होगा Q डिवाइड बाय MQ E। मास अलग अलग है ना, समझ बात को, समझ, मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात? इतना सब क्लियर है? बढ़िया। तो एक्सेलरेशन का यूज मैंने यहां पर कर लिया, ठीक है ना। बाकी देख, चार्ज सेम है दोनों पर, तो मैंने QP QQ नहीं लिखा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। देख, कह रहे ना सेम चार्ज, सेम चार्ज तो मतलब चार्ज दोनों पे एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें यहां पर सेम दे रखी है, जैसे U0 दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट SS दे रखी है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, केवल मास अलग है। और मास अलग होने से एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? अलग हो गई, और टाइम भी उसकी वजह से क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप मुझे बताइए, U T S और A, इनको मिला के कोई इक्वेशन बनती है क्या मोशन वाली? 3 इक्वेशन होती है मोशन की, 9th क्लास में पहली बार पढ़ी थी। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो बीच वाली लगाएंगे क्योंकि वही सबको इंक्लूड कर रही है, लगाते हैं, आओ। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2 बार लगाएंगे यहां भी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बढ़िया है कि नहीं? S है, U है, T है, A है, S है, U है, T है, A है, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है। तीसरी लगाओगे और पहली लगाओगे तो फंस जाओगे, दूसरी ही लगेगी, ठीक। पुट करें, आओ पुट करते हैं। S की जगह पर तो S ही रहने दे, U की जगह पर 0 डाल दे। सर ये तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, मुबारक हो। अगर U 0 है तो पुट कर U को 0, ठीक है। हाफ हाफ ही रहने दे, एक्सेलरेशन की जगह पर बेटा Q बाय MP E, और टाइम है स्क्वायर तो TP स्क्वायर लिखेंगे, हाँ या ना, क्योंकि टाइम यहां पर दिया हुआ TP TQ, टाइम अलग अलग है, वो होगा ही, जब कुछ एक में चेंज आएगा तो फिर दूसरे में उसका चेंज दिखेगा आपको। तो मास यहां पर P था तो टाइम भी यहां पर क्या आ गया? P आ गया। अब उधर आ जा, S तो ऐसे है, U तो 0 है, हाफ तो हाफ है, ये है QE बाय MQ TQ का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? क्या दोनों का LHS सेम है? यस सर। तो क्या दोनों का RHS इक्वेट हो सकता है? हो सकता है। आओ करते हैं, आओ करते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेट 1 एंड 2। LHS सेम है, हाँ जी, RHS को इक्वेट करते हैं। क्या क्या आएगा? हाफ QE बाय MP इज इक्वल टू हाफ T स्क्वायर रह गया, सॉरी, TP स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QE बाय MQ TQ स्क्वायर। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, पहले भी कुछ नहीं था वैसे तो। 11th जिस बच्चे को ठीक से आती है ना, या 9th भी चलो थोड़ी बहुत आती है ना, वो ठीक कर जाएगा इस सवाल को, लेकिन बाकियों के परखच्चे उड़ने तय हैं, और मैक्सिमम के उड़ गए थे, मैक्सिमम के उड़ गए थे। इसलिए मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं, कैसे कैसे सवाल थे जो खतरनाक थे। हाफ से हाफ उड़ेगा, Q से Q उड़ेगा, E से E उड़ेगा, जो बच गया वो लिख दिया जाएगा। क्या बच गया बेटा? TP स्क्वायर बटा MP, TQ स्क्वायर बटा MQ। क्या निकालना है? TP बटा TQ का रेशियो, रेशियो तो भाई नीचे ले आ इसको, TP स्क्वायर बटा TQ स्क्वायर इज इक्वल टू MP ऊपर
और MQ नीचे। क्या किया मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको करना, है ना, बचपन में सीखा था। MQ यहां MP, TQ यहां MP वहां ले गए, ठीक। चल TP बाय TQ पूछा है, होल का स्क्वायर होता है, MP बाय MQ यहां रखा हुआ है, स्क्वायर रूट कर दे बेटा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। पता नहीं ऐसा कोई वर्ड होता भी है कि नहीं, रूटिंग, लेकिन ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। दोनों तरफ रूट लगा दिया, TP बाय TQ इज इक्वल टू अंडर रूट MP बाय MQ। ये आपका आंसर है। मैच करके देखो मैच हो रहा है क्या, मैच करके देखो मैच हो रहा है क्या। जी हां, C पे मैच हो रहा है। समझ में आया? सब्जेक्टिव सवाल में आएगा तो तू गया, मतलब गया नहीं तो तू कर पाएगा अब, ठीक है ना। अगर तू पिछले साल वाला होता तो तू जाता बेटा, ठीक है ना। तो आप समझो कि ऐसे लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे जो मल्टी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब मेरी क्या ड्यूटी बनती है ये बताओ, मैं ऐसे सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा करवाऊं, और आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप ऐसे सवाल ज्यादा से ज्यादा ढूंढो और करो, ढूंढो और करो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, कर सकते हो, वो भी करनी चाहिए, वो तो करनी है, उसके अलावा भी करने हैं, ठीक है ना। तो ढूंढो और करो, ठीक है। नहीं तो मेरे जितना मटेरियल मैं दे रहा हूं वो सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है वो, और भी दूंगा। अभी तो चालू हुआ, अभी तो और भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल, पहला क्वेश्चन पढ़ना, ये अगेन 2024 का ही सवाल है, 2024 का ही सवाल है भी। आओ देखो, कह रहा है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आता है लिखना, गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, नोट्स के अंदर है ये आपके। अप्लाई दिस टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट नियरली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हाँ जी, क्या ये बात हमने पहले करी हुई है? क्या ये बात हमने कल ही करी है? हाँ, तो ये सब कुछ नोट्स में है। इसका पहला वाला पार्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसका पहला वाला पार्ट आपके नोट्स में है। गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है और डेरिवेशन है ये, समझ पा रहे हो ना। 5 नंबर का सवाल होगा ये, होगा तो डेरिवेशन है ये किसकी, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर एक प्लेन शीट है तो उसके बगल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, गॉस लॉ से निकाली जाती है। ये पहला पार्ट था। दूसरा मैं कर देता हूं न्यूमेरिकल है, दूसरा मैं कर रहा हूं न्यूमेरिकल है। आइए मेरे साथ पढ़िए सवाल को। कह रहा है 2 स्ट्रेट वायर्स हैं, वायर पर भी आपने काम किया हुआ है, कल ही हमने ड्राइव किया था वायर के लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, पन्ने पलट के देखो। 2 स्ट्रेट वायर 1 and 2, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, ठीक। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, λ2 है। बढ़िया, इसकी λ1, इसकी λ2, ठीक। अब सुनो क्या कर रखा है, मैं आपको इस फिगर से बताता हूं सारी कहानी। λ1 आपको गिवन है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, और λ2 भी आपको गिवन है 20 माइक्रोकूलम पर मीटर। दोनों गिवन है, λ1 λ2 तो आपको दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, दोनों वायर्स के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और पहली वाली वायर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट दे रखा है P। आपको बताना है इस P पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी है, इस P पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी है, ये आपको बतानी है। कैसे आएगी ये नेट फोर्स कैसे आएगी, P पॉइंट पर फोर्स कितनी है, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 वायर्स की λ1 λ2 है, फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है एक, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो सभी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, वो यहां पे रखा हुआ है P पॉइंट पर। तो आपको बताना इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। कैसे करेंगे अब इसको, अप्रोच क्या होगी। आप सवाल समझ गए क्या है, 2 वायर है, एक λ1 एक λ2, दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी है, λ1 से 10 सेंटीमीटर दूर एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन लाके छोड़ दिया। आपको बताना उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी। बेटा नेट फोर्स निकालने से पहले ना हम एक काम करेंगे, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि कल हमने इसका फॉर्मूला डिराइव भी किया था। क्या फॉर्मूला होता है बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है सर, λ बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद आया, याद आया बेटा, याद आया कि नहीं आया। मैंने कहा था बच्चे इसको याद रखते हैं, आपने भी इसको याद रखना है, तो याद कर लो, याद कर लो। फॉर्मूला डिराइव तो कर ही लोगे, मतलब वो तो प्रैक्टिस से आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन एंड फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल करने में ऐसे चुटकियों में आंसर आएगा फिर, ठीक है ना। आओ देखो आंसर निकालते हैं। तो देख, अब मैं काम करूंगा, मैं इतना समझ रहा हूं कि 1 वाली वायर से 10 सेंटीमीटर दूर है वो P पॉइंट, P पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर है 1 वाली वायर से। 2 वाली वायर से वो 20 सेंटीमीटर दूर है। अरे हां सर, क्योंकि टोटल तो 30 है।
अरे हाँ ना तो बोल दे। यहां से 10 है, यहां से कितना है 20 है, टोटल कितना हो गया 30। तो हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखते हैं ना, है ना, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखते हैं क्या बनता है। आओ देखो, आओ देखो, हटाओ भाई इसको, जगह नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखते हैं वन वाली की, कितना होगा लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके मैंने यहां पे छोड़ दिया, ऐसे यही होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आरी तो होता है, छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं E2 की। E2 क्या होगा लैम्डा 2 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दूरी कितनी है सर 20 है, तो 20 डिवाइड बाय 100 हो गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ ये लैम्डा 1 की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? हाँ सर 10 माइक्रो कूलम पर मीटर दी हुई है। पुट कर लेते हैं इसको, क्या पुट करूं 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 बटा 100। यही है कहानी, मैंने कुछ नहीं काटा अभी तक, सब रखा रखा है, घबराओ मत, कैलकुलेशन इजी आ जाएगी, टेंशन ना लो, कर करके ही आएगी लेकिन, ठीक है। तो मैंने कुछ भी काटा नहीं, सब कुछ रखे जा रहा हूं। ऐसे ही इसका भी लैम्डा 2 कितना है बेटा 20 माइक्रो है क्या? हाँ सर माइक्रो है, 10 की पावर -6, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 बटा 100 है ये, सही है। एक चीज दिखाऊं तेरे को, एक चीज दिखाऊं, जादू दिखाऊं, जादू, जादू देखा है, जादू, जादू दिखाऊं, जादू, जादू दिखाता हूं, जादू दिखाता हूं, देख इस 10 से ये 10 गया, वंजा वंजा, ये 20 से ये 20 गया, वंजा वंजा, बता दोनों में कोई अंतर है क्या? बता, जो दोनों बच्चे उनमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां 10 की पावर -6 ऊपर है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 100 यहां है, यहां भी 10 की पावर -6 ऊपर है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 100 यहां पे भी है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं सर। यानी जब ये लैम्डा 1 वाली तार P पॉइंट पे फोर्स लगाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो अपने से अवे बनाएगी, उसका नाम होगा E1। और जब लैम्डा 2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, जब लैम्डा 2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो वो E2 बनाएगी। और क्या वो दोनों एक दूसरे को काटन जोगे हैं या फिर ऐड करन जोगे हैं? मतलब इन दोनों को ऐड करना चाहिए क्या, या दोनों को कट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये वाली ने भी अवे बनाई, ये वाली ने भी अवे बनाई, दोनों कटने चाहिए क्या ऐड होने चाहिए? सर सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, ऐड क्यों होंगे? तो जब इनका वेक्टर सम निकालूंगा, देख यहां निकालता हूं, ये क्या है यार, इनका वेक्टर सम निकालता हूं, ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो ऐसे में जब E1 लिखूंगा 10 की पावर क्या जी, जो भी है -6 है ना, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 100, तो माइनस ही करूंगा 10 की पावर 6 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 100। या इसको थोड़ा ठीक करके भी लिख सकते हो, 100 ऊपर चला गया, 10 की पावर -4 है ना। अल्टीमेटली दोनों कटने ही है बेटा, कटने ही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। और बेटा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है तो फोर्स नेट भी 0 ही आती है। गलत तो नहीं कह रहा ये बात में, गलत तो नहीं कह रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो फिर फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स भी नहीं लगेगी, बात खत्म, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर फोर्स भी नहीं है, क्या समझे, है ना। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। इसका मतलब है कि नेट फोर्स इज 0। फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट P इज 0। क्लियर बात, कट जा रही हैं दोनों, क्योंकि कैलकुलेट करके देखोगे तभी पता चलेगा। देख के तो डर लगता है, इस क्वेश्चन को देख के तो डरता है हर कोई, लेकिन जब अटेम्प्ट करने पे आओगे, थोड़ा माड़ा मोटा कैलकुलेशन भी अगर आप इसकी कर लोगे ना, आपको देखने को लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कट जा रहा है ना। इसलिए कहता हूं क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन के साथ लड़ना है, जूझना है। थोड़ा सा जूझ के देखो, आसान लगने लगेगा, है ना। जैसे देख करके लग रहा था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब करने बैठे तो पता चला यार दोनों तो कट जाती हैं। कैलकुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर, तो 0 आ गया, फोर्स भी 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। MCQ 1 मार्क 2025 का सवाल है, और आप 2025 में ही हो अभी, यानी इसी साल का सवाल है ये, ठीक है ना।
जो आपके सीनियर लोगों ने दिया है, अभी अभी जो सीयूईटी दे रहे हैं बेचारे, उन्होंने ही दिया है ये सवाल। आओ पढ़ते हैं। कह रहा दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट टू वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं, है ना। तो एक चार्ज यहां रखा हुआ है, आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दो रखे हुए हैं वर्टिसेस पे, ऐसे बोल रहा है। ठीक, सही, दो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं चार्जेस, ठीक है ना। ए एंड बी ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, एल साइड है इसकी, ठीक है। तो ये सब एल ही होंगी, एल 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 सब एल है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड वर्टेक्स पी इज ई। करेक्ट, थर्ड वर्टेक्स है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो ई आ रही है। कह रहा इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4 इज प्लेस्ड एट P। ओ भाई साहब, अभी तक तो ये सिनेरियो था कि इन दोनों ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाई थी वो ई बनाई थी, है ना। इसने ऐसे बनाई होगी, है ना यार, इसने ऐसे बनाई होगी, सही बात है ना भाई। और दोनों का क्या ऐसे, है ना, इसने ऐसे बनाई होगी, इसने ऐसे बनाई होगी, और दोनों का जो वो होता है, क्या होता है, ये रिजल्टेंट है ना, वो ऐसे आया होगा, ठीक है ना। तो वही बता रहा है कि रिजल्टेंट जो दोनों का आ रहा है वो ई आ रहा है, ठीक। लेकिन अब इसने आगे स्टोरी बढ़ाई, अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। कह रहा है इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, यानी शेल जो हमारा है, शेल है ना, कह रहा है वो शेल ला करके अगर यहां पर रख दिया जाए इस जगह पर, ठीक है ना, और उसकी लेंथ हो L/4, ऐसा बोल रहा है, मतलब रेडियस, है ना, उसकी रेडियस क्या हो, L/4 हो, वो ला करके अगर यहां रख दिया जाए, कह रहा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा P पर। अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पहले E थी, जब ये स्फेयर नहीं था तो E थी, लेकिन अब जब ये स्फेयर रख दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। देखो भाई, बहुत सारे सवाल करवाने, सुचवाने का टाइम मेरे पास नहीं है आपको, आराम से बाद में सवाल के बारे में सोचना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आंसर यह है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, क्योंकि होती ही नहीं, आंसर है 0। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना यहां पे लगती, वो गायब हो जाएगी, जैसे ही आपने यहां पे स्फेयर रखा, गोली, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती इसके, ठीक है ना। तो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए इसका आंसर डी है 0। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ई मार के आए थे इस बार के बोर्ड के पेपर में, इस बार के बोर्ड के पेपर में ई मार के आए थे। पता क्यों? कहते कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर हमने स्फेयर यहां पे रख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी सारे बच्चे बोल के आए थे सर कि E/2 हो जाएगी। अब पता नहीं क्या लॉजिक था इसका कि बच्चे बोल के आए सर हाफ हो जाएगी। ऐसे कैसे हाफ हो जाएगी? आपको पता होना चाहिए कि शेल के अंदर तो फील्ड होती नहीं, तो जयराम जी की फील्ड 0, फील्ड 0, अंदर फील्ड होगी नहीं तो फील्ड 0 आएगी, ठीक है जी। तो आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और कैड़ा सवाल 2020 का सवाल है ये, मैंने आपसे कहा लगभग 6 सालों के सवाल लेकर के आया हूं, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। आओ एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल्स हैं ए बी एंड सी डी। तो ठीक है, 2 डायपोल है, एक ए बी एक सी डी है। ईच ऑफ डायपोल मोमेंट P, दोनों सेम है, आइडेंटिकल का मतलब होता है जुड़वा है दोनों, तो दोनों का डायपोल मोमेंट जो है वो P ही है। आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो P है वो। कह रहा है आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये जो जो बोल रहा है ध्यान से करना है, आपको ध्यान से करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कह रहा है ऐसे है, सर मुझे कैसे पता ऐसे है? अरे यहां लिखा हुआ है देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है ना, ये मेरे को पता है। कह रहा है शोन इन द फिगर, फिगर मैं बनाता हूं क्या है, ठीक है ना। और जो 2 डायपोल है उनके बीच का एंगल क्या बता रहा है, 120 डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे हैं ये दोनों डायपोल, ठीक है ना। इन डायपोल की शक्ल और सूरत एक बार देखना कैसी है। 120 डिग्री है ना, तो ऐसा है, एक बार चेक करूं, रुक जा, एक बार चेक करता हूं कैसा है। हाँ फिगर ऐसी है, ये PYQ है ना बेटा, तो ये आसानी से मिल जाता है नेट पे, है ना, नेट से ढूंढ के फिगर बना रहा हूं मैं, है ना। आप भी यही काम कर सकते हो, अगर कोई कहीं पे फंसो तो आप सीधा गूगल पे डालो, निकल के आ जाता है, ठीक है ना। कहीं फंसो तो, और करोगे तो ही फंसोगे भाई, बिना करे तो नहीं फंस सकते ना।
और दूसरा है ये ऐसा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। सही है जी, ये फिगर है। और इनके बीच का एंगल जो बता रखा है वो ये वाला एंगल बता रखा है 120 डिग्री। ठीक है जी, 120 डिग्री ये फिगर बनी हुई है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड क्या करना है, डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। अब डायपोल मोमेंट के लिए तो आपको ये चाहिए ही नहीं, इसको तो भूल जाओ। डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट निकालनी है तो इन दोनों का वेक्टर सम से निकल के आ जाएगी वो, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, पहले वेक्टर यही निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट ही निकाल लेते हैं। टॉर्क वर्क की बात भैया सेकंड में बोल रहा है टॉर्क निकालो, है ना, सेकंड में कह रहा है टॉर्क निकालो। टॉर्क की बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आओ देखो, अच्छा आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए, वाई के बी दे देता हूं जरा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, मैंने ये बात आपको पहले बताई हुई है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, जो कि ये एंगल है देखो 120 का, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी ए ही होता है, मतलब उतने ही मैग्नीट्यूड का आएगा। तो अगर दोनों का डायपोल मोमेंट पी है तो इनके रिजल्टेंट का आंसर क्या होगा, पी ही होगा। क्या समझे बात को बेटा, दो वेक्टर के बीच में अगर 120 डिग्री का एंगल है, देख दिखाता हूं तेरे को कहां है डायपोल। डायपोल देखियो जरा, एक तो डायपोल ये रहा माइनस से प्लस की तरफ होता है, और एक डायपोल ये रहा माइनस से प्लस की तरफ होता है। बता दे दोनों के बीच में कितना एंगल है, सर 120 डिग्री है। 120 डिग्री है तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। 120 डिग्री दिखते ही समझ जाइयो कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, दिखा दूं ऐसा, है ना, पूछ से पूछ मिलाते हैं ना भाई रिजल्टेंट में, यहां ऐसे कर देते हैं इसको, ए ऐसे, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, अरे सॉरी, ये रिजल्टेंट जो आएगा वो भी पी ही होगा, वो भी पी ही होगा। अगर ये पी वेक्टर है, ये भी पी वेक्टर है, तो फिर ये भी पी वेक्टर ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री है ना। लेकिन डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप, डायरेक्टली लिख सकते अगर एमसीक्यू होता, तो एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आओ मेहनत करते हैं, आओ थोड़ी मेहनत करें। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है मामला, है ना, लेकिन आइए थोड़ी मेहनत करते हैं, इसको बने रहने देते हैं, ठीक है। देखो आपको पी नेट निकालना है, हां सर पी नेट निकालना है, कैसे आएगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर से आएगा। आपको पता है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी P है और ये भी P है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल क्या, 120 डिग्री। तो सीधा सीधा पुट करके यहां से निकाल लेते हैं कि P नेट यानी P टोटल बराबर अंडर द रूट, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद करो वेक्टर सम ऐसे ही होता है, वेक्टर सम करने का ये तरीका है ना। तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ठीक। पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है बेटा, माइनस का हाफ होता है ना, माइनस का हाफ। पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस का हाफ। देख अब सीधा लिख रहा हूं यहां से, इसके बाद तू करता रहियो कैलकुलेशन भाई, मैं छोड़ रहा हूं। 2 से 2 गया, माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर कट गया, और ये निकल के आएगा रूट पी स्क्वायर खुद पी ही होता है, यानी अल्टीमेटली पी निकल के आता है, ठीक है। ये बातें 11th क्लास की हैं बेटा, या सीधा ही बता दिया जाता है। आप किसी भी जेई के नीट के टीचर से पढ़ के देख लो, जाके उन बैचेस के अंदर सीधा लिखते हैं इसका आंसर क्या है, कोई नहीं है करके दिखाता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कारण दो हैं, एक तो आप 12th का बोर्ड का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, दूसरी चीज 11th हिली पड़ी है, इसलिए आपको ये वाली प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अब जब बेटा ये P आ चुका होता है, तो ये P किस दिशा में आता है मैं आपको दिखा देता हूं। इस P की दिशा क्या होती है, एक तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वापस से ले आए हम इसको, एक तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, और इन दोनों का, क्योंकि 120 डिग्री है ना, तो इन दोनों का जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ये है ना, ये रिजल्टेंट ही आपका जिंदा रहेगा P, बाकी तो दोनों उड़ जाएंगे, है ना। बाकी दोनों को तो आप उड़ा मानो, इसको भी आप उड़ा मानो, इसको भी आप उड़ा मानो। अब बचा ये और बचा ये E, ठीक है ना। अब इनके बीच की आपको क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। टॉर्क क्या होता है,
इसको लगे रहने देते हैं, आप समझ जाना बात को, है ना। टॉर्क क्या होता है बेटा, हाय हाय, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा, यही होता है कि नहीं। तो P, नेट P कितना है, ये रहा, E कहां है, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में एंगल बताइए कितना होगा ये। हाँ जी, कैसे आएगा ये एंगल, कैसे आएगा बेटा, आओ दिखाता हूं कैसे आएगा। देखो देखो P, ये नेट P है ना आपका, दिस इज P नेट है ना, तो P नेट और E के बीच का ये जो एंगल है कैसे आएगा, सुनिए। देखो सबसे पहले ये समझो कि भाई ये जो 120 डिग्री था, अब तो उसका आधा ही है ना, ये कितना है, ये 60 है, 60 डिग्री है ये, सही बात है ना। ऊपर से भी ये कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं ढंग से बना देता हूं पहले एक बार। ये 120 डिग्री है ना, ऐसे आ जा, यहां देख, ये E है, ठीक है, एक ऐसे था, एक ऐसे था, और इनके बीच का एंगल था 120 डिग्री, ऐसा ही था कि नहीं, हाँ ठीक है। ये 90 दिख रहा है, हाँ सर ये 90 दिख रहा है हमको, ये 90 है, 120 में से 90 गया तो कितना बचा बेटा, 30 बचा। ये नीचे वाला क्या है, 30 है, ठीक है ना, नीचे वाला क्या है, 30 है। अच्छा, अब जब हमने इनका वेक्टर सम लिया तो ये आया निकल के, ये है ना, और ये टोटल कितना है, ये पूरा 120 था ना, ये कितना है, ये कितना है, ये 60 है, ये 60 डिग्री है। तो जब ये 30 है, ये 60 है, तो फिर ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ भी 30 ही होगा, यानी दिस इज 30 डिग्री। ये जो बचा हुआ ये भी कितना है, 30 डिग्री है। कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं दोबारा समझाता हूं, देख देख, मैथ्स है बेटा, मैथ्स, पूरी पूरी मैथ्स है, पूरी 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 मैथ्स है। देख, दो डायपोल थे ना, एक ये डायपोल था, एक ये डायपोल था, P1 P2, ठीक है, ये दो डायपोल थे, इनके बीच का एंगल कितना था, ये वाला जल्दी बता सर, 120 डिग्री था, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कितना है, ये खाली ये, सर ये तो 90 है, ठीक है बेटा, ये 90 है, तो फिर नीचे वाला कितना रह गया, सर ये 30 रह गया। इतना कंफर्म है, पूरा 120 था, ऊपर 90 है, तो नीचे बचा कितना, 30, ठीक। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि जब दोनों का हमने वेक्टर सम निकाला, ये ऐसे, तो बीचों बीच आएगा भाई, वेक्टर सम तो बीचों बीच ही आएगा। तो ये पूरा कितना बन गया, ये सर ये 60 बन गया, और आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, तो 60 में से 30 गया तो कितना आया, 30 ही तो आया। अब मैं 2 बार समझा चुका यार, एक बार अपने हाथ से बना के देखना तो तुमको पूरा क्लियर होगा। तो दिस फाइनल एंगल ये जो आया है अपना, ये 30 डिग्री है। जो पी नेट और ई के बीच का जो एंगल हमको फाइनली मिला है वो 30 डिग्री मिला है। अब समझ गए ना कि 2024 के पेपर में बच्चे क्यों रोए थे, 25 के पेपर में बच्चे क्यों रोए थे, 20 में भी रो रहे हैं। 20 का पेपर है ये, वो भी रुलाने वाला है भाई, है ना। कौन पकड़ पाएगा यार, मतलब बड़ा मुश्किल है यार, प्रैक्टिस चाहिए इस चीज के लिए, ये एंगल पकड़ पाना। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, जो भी है ऐसा ही था। तो P की वैल्यू तो बेटा P ही है, E की वैल्यू E ही है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री है ना। वैल्यूज तो देनी रखी ना यहां पर, हाँ नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा बेटा, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 इज हाफ, तो दिस इज PE/2। तो टॉर्क जो आई वो आई PE/2। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। पहले तो डायपोल मोमेंट हमने पहले वाले में निकाली ली थी, ये तो P ही आया था, है ना। और फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, वो कितना आया है, PE साइन 30, साइन 30 हाफ होता है, PE/2 आ गया, ठीक। डायरेक्शन कैसे आएगी, अब डायरेक्शन के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है वो समझना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आती है ऐसे, हाथ बंद करके, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना भाई। कॉक स्क्रू रूल, पाम रूल, कॉक स्क्रू रूल, या कई सारे नाम है इसके वैसे, लेकिन मोटी बात आप समझो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने ये टॉर्क की डायरेक्शन देखनी कैसे है। आपने P की तरफ उंगलियां रखनी है और E की तरफ बंद कर देनी है। मुझे बताओ P किस तरफ है, सर P तो इस तरफ है, तो इस तरफ उंगलियां रखो। और E कहां है, ये देखो नीचे, ये E है, देख ये P है, ये E है, ये P ये E, ये P ये E, ये P ये E, P क्रॉस E, अंगूठा जा रहा है अंदर, तो अंगूठा बताएगा दिशा क्या होती है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में दिशा ऐसे ही निकाली जाती है।
क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऐसे ही निकाली जाती है, पी की तरफ उंगलियां रख के ई की तरफ बंद कर देते हैं, अंगूठा बताता है टॉर्क कहां है, और इस बार टॉर्क कहां है, इनवर्ड्स है, अंदर है ना। तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, पीई बाय 2 क्या है बेटा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को कभी कभी आप ऐसे भी लिख लेते हो, पीई बाय 2 क्रॉस, पता है ना, ये डॉट बाहर वाली दिशा, क्रॉस अंदर वाली दिशा, 6 दिशाएं होती है, 6 दिशाएं होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं साउथ, इसे नॉर्थ, बाहर वाली को बोलते हैं डॉट और अंदर वाली को बोलते हैं क्रॉस। तो जब आपने पी क्रॉस ई किया, करके देखो, पी क्रॉस ई, तो अंगूठा जा रहा है अंदर, अंदर का मतलब क्रॉस, क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, एक और 2020 का सवाल, 2020 का सवाल, एक और 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम और एक +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। नल पॉइंट ढूंढना है। क्या यह सवाल मैंने आपको क्लास में नहीं करवाए, क्या करवाए हैं? क्या ऐसे सवाल आप खुद से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, हिंट दूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वो आपने खुद करनी है। आओ देखो कैसे करेंगे। एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 30 है, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। बेटा कोई नया सवाल हो तो मैं करवाऊं भी, इसमें तो वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो आपने क्लास में पढ़े हैं, और अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सवाल आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। ये आपकी खुद की मेहनत है बेटा, है ना। तो देखो, आपको ये बात याद होगी कि हमेशा छोटे चार्ज के पास ही हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। ये एक शाण पट्टी है, ये शाण पट्टी आपको आनी चाहिए, शाणानेस आपके दिमाग में, ये स्मार्टनेस आपके पास होनी चाहिए कि छोटे चार्ज के करीब ही आपको नल पॉइंट मिलता है हमेशा। ये आपने एक्सपीरियंस से सीख लिया होगा अब तक, अगर ढंग से क्वेश्चन लगा के देखे हैं तो, है ना। तो आपने ये चीज समझ ली होगी कि छोटे चार्ज के पास ही आपको नल पॉइंट मिलता है। अब इस पॉइंट पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज और रखा गया है, यहीं पर रख देते हैं, है ना। अच्छा नहीं, सॉरी, हाउ फार फ्रॉम द 1, ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा है बेसिकली, वो ये डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है, x कितना होगा, कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आए, 0 आए, ठीक है ना। इस जगह पर नल पॉइंट बनाना है उसने। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, ई नेट 0 करना है आपने। तो ये कैसे हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब दोनों तरफ का ई बराबर होगा, है ना, दोनों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। जब ये प्लस वाला, सुनिएगा, जब ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा और ये प्लस वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, दोनों की कटनी चाहिए। याद करो, दोनों की कटनी चाहिए, कटेगी तो बराबर बात बन जाएगी। अब इवन कैसे लिखेंगे बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के +1 माइक्रोकूलम बाय आर स्क्वायर, आर कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए भी लिखो जरा, इसके लिए भी लिखो, E2 के लिए क्या लिखो, के कितना चार्ज है, +4 माइक्रोकूलम बटे में आर, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये अगर x है तो ये होगा 30 - x, गलत तो नहीं कह रहा कुछ, बात समझ में आ रही है। अगर ये x स्क्वायर है तो ये होगा 30 - x का स्क्वायर। अब काटो जो कटता है बेटा, काटो जो कटता है, k से k कटा, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कटा, यहां रहा 1/x स्क्वायर, यहां रहा 4/30 - x का होल स्क्वायर। इसके आगे कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैंने यहां तक छोड़ दिया, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, ये तो आपको खुद ही करना है। मैंने करके दिखाया है आपको क्लास के अंदर कैसे किया जाता है। क्लास ढंग से अटेंड करी होगी तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हैं, 21-22 का सवाल है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज पहले से 1 कूलम्ब है, एक चार्ज 1 कूलम्ब पहले से है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे हैं, सुनिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स और क्या करे हैं, गेन करे हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज पहले से 1 कूलम है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे हैं। तो आपको बताना नेट चार्ज क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सवाल है। करके दिखाऊं, करके दिखाता हूं आपको। मैं कुछ नहीं दे रहा करने के लिए भाई, आप बस देखो, अच्छे अच्छे सवाल लाया हूं प्रैक्टिस के लिए, जो डराते हैं, जिन्होंने डराया है पास्ट में, धमकाते हैं कि हम नहीं सॉल्व होंगे, और मैं उसको दिखा रहा हूं कि कैसे आपके ही सीखे सिखाए कॉन्सेप्ट से वो टूटेंगे। कोई नई चीज नहीं सीखनी आपको इसके लिए, समझ गए ना। अगर वो जेई लेवल पेपर दें नीट के अंदर भी, तो भी वो सवाल
12वीं के बोर्ड से बाहर नहीं आने वाले भाई। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वही यूज होने हैं। बात यह कि सवाल कभी देखे ही नहीं थे, इसलिए नीट वाले आंसू रोए हैं इस बार जो नीट वालों के आंसू निकले हैं ना पेपर देख करके, वो इसलिए देख के निकले क्योंकि उन्होंने ये वाले सवाल कभी देखे ही नहीं। ऐसे सवाल कभी उन्होंने किए नहीं। उन्होंने करे आसान आसान सवाल, सस्ते सस्ते सवाल करते गए, बस वो अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई, सीना एकदम चेस्ट थंप करते हुए चले गए, पहले ही क्वेश्चन ने हवा निकाल दी। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इसीलिए हौसले रखने हैं लेकिन हवा में नहीं रहना। पहले सवाल देख तो लो किस किस लेवल के सवाल हैं आज तक फिजिक्स में बने हुए, वो लेवल तो देखो एक बार कि क्या पूछा जाता है पास्ट में। चेस्ट थंपिंग नहीं करनी, बड़ी जल्दी से हम चेस्ट थंपिंग करने लगते हैं। F-16 गिरा दिया पाकिस्तान का, चेस्ट थंप करना चालू हो गया, तो उससे क्या हो गया? और आ जाएंगे फाइटर। तो हमने पहले टेररिस्ट नहीं मारे, मारे हैं, घुस के नहीं मारे, हाँ घुस के मारे हैं, बालाकोट, उरी, सब कुछ किया है ना हमने, फिर भी आ गए ना। तो ये कोई एक दिन 2 दिन की गेम ही नहीं है भाई, वो वाली भी और ये वाली भी। क्या आपसे 10 सवाल बन गए अगर तो आप छाती पीटना चालू हो गए, वाह भाई मजा आ गया भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ रहो। अभी आपने देखा ही नहीं सवाल क्या होते हैं, इसलिए सवाल देखते जाओ। आइए देखें सवाल कैसे करेंगे। ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज 1 कूलम है, उसमें आपने इतने इलेक्ट्रॉन और डाल दिए। अब इतने इलेक्ट्रॉनों में चार्ज कितना होता है वो कैसे पता चलेगा? Q इज इक्वल टू NE से देखा हुआ है फॉर्मूला पहले भी, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला है, Q बराबर NE, कितना चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई? 5 इंटू 10 की पावर 18 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कितना चार्ज हो गया भाई? करना कैलकुलेट करो, तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है, इतनी मैथ मुझे भी नहीं आती, तुम ही करो। अबे देख, 16 पंजे 80, 8.0 हो गया ये, 1.6 इंटू 5 8.0 हो गया, इंटू 10 की पावर बेस सेम, पावर ऐड कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 0.80 कूलम्ब, इतना चार्ज आ गया। अब ये जो इतना चार्ज आया वो किसका आया है? इलेक्ट्रॉनों का आया है। तो बेटा माइनस जरूरी है, बुद्धि से लगाना है वो माइनस, पहले से नहीं लेके चलना कि माइनस लेके चलता हूं। लेके चल भी सकते हो, लेकिन बुद्धि से सोचो कि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो अपने साथ कैसा चार्ज लाए होंगे? नेगेटिव चार्ज लाए होंगे। और बॉडी के पास पहले से कैसा चार्ज है? 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज निकल के आ जाएगा, पहले से जो चार्ज है Q1, बाद का जो चार्ज है Q2। Q1 कितना है? 1, और Q2 कितना है? 0.80, निकल के आया 0.20। चल, डी ऑप्शन सही है। क्लियर? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना होता है, मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ गया। किसका चार्ज है? लेकिन ये तो जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो माइनस हो जाएगा, पहले से 1 कूलम था और आ गया। चल आगे बढ़, मस्त सवाल है ये। 2024 एक और ऐसा सवाल जिसने परखच्चे उड़ा दिए थे, पढ़ते हैं। यूजिंग गॉस लॉ शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाय ये, बट ये इज इक्वल टू सिग्मा बैट। ये कर नहीं सकते कि आप खुद से कर सकते हो? नोट्स में है ये? हाँ नोट्स में है, ये नोट्स में है आपके, तो मैं दोबारा से नहीं करवा रहा, कल ही करवाया, ये कल ही करवाया है ना। सिग्मा आपको पता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ में एक एन कैप दे रखा है, मतलब एक डायरेक्शन भी बता रखी है, फुद्दू चीज है, बता रखा है बस कि हाँ ठीक है हमने वेक्टर फॉर्म में दिया है इसको, ठीक है ना। तो आपको ये डिराइव करना है, डिराइव करने का डेरिवेशन मैंने आपको कल करवा दिया था। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह सवाल कई बार रिपीट हुआ है, कई बार बोर्ड में पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखोगे ना, 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, 4 से 5 बार, मतलब लगभग 50% ऑफ द टाइम्स ये सवाल या ऐसा ही सवाल, एग्जैक्ट सवाल नहीं बोल रहा, ऐसा ही सवाल देखने में बार बार मिलता है इसी चैप्टर में से। सवाल ध्यान से देखना क्या है, ठीक है। इधर देख बेटा, एक क्यूब दे रखा है, आपके स्कूल में पक्का यह सवाल करवाया होगा। अगर यह चैप्टर अभी तक यहां नहीं पहुंचा है तो यह सवाल करवाएंगे ही करवाएंगे, नहीं करवाया तो टीचर पापी है, पापी है सच में। यह सवाल करवाना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए। और नहीं करवाया ना, मान लेते भाईजान नहीं करवाया, तो दूसरों के भले के लिए ना आप ये डाउट लेकर के चले जाना टीचर के पास कि ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा एक बार बता दो, तो शायद आपकी वजह से सबका भला हो जाए, ठीक है। तो इतनी कोई भलाई कोई करता नहीं किसी की, लेकिन हाँ ये सवाल करवाना ही करवाना चाहिए, करवाना ही करवाना चाहिए, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो सुनिएगा इस सवाल को और ध्यान भी दीजिएगा इस सवाल पर। सवाल ऐसा है, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब दिख रहा है आपको? हाँ दिया हुआ, ये ओरिजिन पर रखा हुआ है एक साइड से सटा करके,
इसकी एक साइड सेट हो रखी है किस पे, ओरिजिन पे, दिख रही है आपको, ठीक। और बाकी 3 एक्सिस है यहां पे, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस आपको दे रखी है। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब होता क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करवा दी जाती है। करवा देते हैं। एक्स एक्सिस की दिशा में क्या करवा दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करवा दी गई। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करवाई ना, तो ये यूनिफॉर्म नहीं थी। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी। इधर पहले कुछ कम थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, बड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन भाई ऐसा कुछ हो रहा है, सुनिएगा, ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई 3 फील्ड अगर घुस रही है ना, 3 फील्ड लाइन, तो निकल भाई 5 रही है। हाय राम, ऐसा कैसे हो सकता है सर, घुस 3 रही है निकल 5 रही है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब डिस्टेंस के साथ ये फील्ड बढ़ती जा रही है। शायद इससे थोड़ा पहले जाते तो एक ही लाइन दिखती, थोड़ा आगे पहुंचे तो 3 दिख रही है, थोड़ा और आगे पहुंचे तो 5 दिख रही है, थोड़ा और आगे जाते तो 7 दिखती। क्या बात समझ रहे हो? फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है। सर आपको कैसे पता बढ़ रही है? इक्वेशन देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 5x² + 2i कैप। अब देख, इसको डिकोड करते हैं क्या क्या ये बोल रहा है। आजा देख क्या क्या बोल रहा है। एक तो इसने बोला i कैप, मतलब x की दिशा में ही फील्ड है, y में फील्ड नहीं है, z में भी फील्ड नहीं है। हो सकती थी ना, लेकिन अरे z में भी तो फील्ड हो सकती थी, नहीं है। y में भी तो फील्ड हो सकती थी, नहीं है। -y में हो सकती थी, नहीं है। x में ही है i कैप। इतना समझ में आया? बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है 5x² + 2 पर, यानी देख x की वैल्यू पर डिपेंडेंसी है। अगर x 0 रखेगा, रख जो बोल रहा हूं कर, x 0 रख, यहां पे रख तो सही। कितना आया? 2 आया। ये पूरा खत्म, 2i कैप आ गया। x को 1 रख, यहां कितना आएगा? 5 और 2 7i कैप आ गया। समझ रहा है? फील्ड बढ़ रही है। पहले फील्ड 2i कैप है, फिर फील्ड 7i कैप है, फिर फील्ड यहां पे 2 रख, 3 रख, 4 रख, 5 रख, 6 रख। क्या कुछ समझ में आया? तो जैसे जैसे तू x की वैल्यू यहां बढ़ाता जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या तुझे फील आ रही है? इस इक्वेशन को देख के ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में होते हैं, ठीक है, यहां पता है x मीटर में। हाँ चल ठीक है। अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इस क्यूब की साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये साइड, दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है क्यूब है तो फिर सब कुछ 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। आपको फ्लक्स निकालना है, ये पहली चीज है जो आपको फाइंड करनी है। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर फाइंड करना नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। ठीक है, देखते हैं चार्ज का क्या है क्या नहीं है, पहले फ्लक्स तो निकले, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज सेट करो, अगर यहां पर कुछ ऐसा होता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही होती, तो आप एक बात बताओ, यहां से अगर 4 लाइनें घुस रही हैं और इधर से अगर 4 लाइनें निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? मत्था मत खराब कर, सही सही आंसर दे। अगर यहां से 4 अंदर घुसी है और 4 निकल गई है, तो जितने एंट्री पॉइंट उतने एग्जिट पॉइंट भूल गया क्या? कल ही तो बताया था ये कॉन्सेप्ट। जितनी लाइन घुसती है अगर उतनी ही निकल जाए तो फिर फ्लक्स 0 होता है। तो यहां पर फ्लक्स 0 नहीं है, मतलब इस केस में, ये वाला केस नहीं, इस वाले केस में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस तो कम रही है, निकल ज्यादा रही है। समझ रहा ना? कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घुस तो कम रही है, निकल ज्यादा रही है। जरूर अंदर कुछ है जरूर इस क्यूब के अंदर कुछ है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़वा दी। पता नहीं वो कौन है, शायद चार्ज हो तो इसका मतलब फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स 0 नहीं है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो फ्लक्स 0 होता। 4 घुस रही है, 4 निकल रही है, 5 घुस रही है, 5 निकल रही है, फ्लक्स 0 होता। अभी फ्लक्स 0 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सजग रहेंगे। सजग का मतलब अलर्ट रहेंगे फ्लक्स निकालते हुए। आइए फ्लक्स निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब तू नेट फ्लक्स निकालना चाहे तो ये बता कि फील्ड तो ऐसे और ऐसे ही है ना। आई कैप में ही फील्ड है,
तो क्या मैं सारे एरिया ले लूं? मतलब एरिया वेक्टर लेने को, भाई फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर लेना पड़ता है ना। हाँ, तो क्या मैं सारे एरिया वेक्टर ले लूं? ये वाला भी ले लूं, है ना, ये वाला भी ले लूं, है ना, और इसके पीछे वाला भी ले लूं, और नीचे वाला भी ले लूं, और इधर वाला तो जी लेना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, और इधर भी लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। सारे ले लूं क्या? चले काम करते, सारे ले लेते हैं। तू खुश रह, बस तुझे समझ में आना चाहिए लल्लू लाल, तू खुश रह। मैं सारे एरिया लेने को तैयार हूं। मैंने 6 के 6 फेसेस ले लिए। आजा आजा, सभी फेसेस से निकालूंगा कितना फ्लक्स है। फाइव नेट का मतलब फाइव 1 प्लस फाइव 2 प्लस फाइव 3 प्लस फाइव 4 प्लस फाइव 5 प्लस फाइव 6। सर ये क्या कर रहे हो? सर ये कर रहे हो 6 क्यों? 6 क्यों लिख दिए सर? क्योंकि 6 फेस है, 6 फेस है। और आजा सबके लिए फ्लक्स निकाल के दिखाता हूं। देख, आंखें खोल के देख क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम इसको मान लेते हैं। ये इधर जो फेस है, इधर वाला है ना, ये वाला जो फेस है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। सीधा ई कॉस थीटा लिख दूं या ई डॉट ए सबका ई कॉस थीटा सीधा लिखता हूं, है ना, ई कॉस थीटा सीधा लिखता हूं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है, ठीक है, ए और कॉस थीटा, यही होता है। और सभी में मुझे ये लिखना पड़ेगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो इससे अच्छा मैं काम करता हूं, मैं पुट ही कर देता हूं। पुट ही कर दूं? बोल, जैसा बोलेगा वैसे कर दूंगा, पुट कर देता हूं, ठीक है ना, पुट कर दूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला फेस है, ठीक है, और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबको सबके लिए पुट करता जाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखियो, पहले इस फर्स्ट वाले फेस की बात करते हैं। मुझे बताइए फर्स्ट वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? फर्स्ट वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर हो सकता है कुछ E1 हो, ई नहीं है, फील्ड ई नहीं है, E1 हो सकती है, और यहां पर भी ई नहीं है, E2 हो सकती है। समझ रहा है बात को? क्योंकि फील्ड चेंज हो रही है बेटा एक्स के साथ, एक्स के साथ चेंजेबल फील्ड है, वेरिएबल फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ये। इसीलिए मैं इसको E1 लेता हूं, E1 लेता हूं। एरिया लेते हैं, अब बारी है एरिया की। तो एरिया मैंने इसका ए ले लिया, ए मान लेते हैं एरिया, ठीक है ना। कॉस का एंगल क्या लूं? सर एरिया वेक्टर तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कॉस का एंगल इधर और इधर में आएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 होता है -1, है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक स्टेप कॉस 180 में चलने देते हैं। प्लस फाइव 2 कौन सा लें? ऊपर वाला लेते हैं, ये वाला फेस लेते हैं 2, ठीक है, बढ़िया। यहां पे ई क्या होगा? सर कुछ और होगा, मान लेते हैं ई डैश है, कुछ ई डैश है। एरिया सर एरिया तो यही होगा ए, भाई सारे फेसेस, एक क्यूब है उसके सारे फेसेस का एरिया सेम ही होता है, तो ए एरिया ही ले लिया। कॉस का एंगल क्या होगा? 90 होगा। क्यों कह रहे हूं ऐसा? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि बेटा फील्ड तो ऐसी है ना, समझ रहा है बात को? फील्ड तो आई कैप में ही है ना, फील्ड थोड़ी ना जे कैप में। ये देख क्या लिखा हुआ, फील्ड किस में है? आई कैप में, फील्ड आई कैप में, लेकिन एरिया वेक्टर जे कैप में है। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ, तो cos 90 लेंगे इसको, समझ गया। प्लस फाइव 3, नीचे वाला ले लेते हैं, फाइव 3 नीचे वाला थर्ड, ठीक है। फिर से कुछ ई डैश होगा, हाँ, एरिया ए ही होगा नीचे वाले का, हाँ। कॉस का एंगल क्या लेंगे? कॉस का एंगल क्या लेंगे बेटा? नीचे वाला है, नीचे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा नीचे, ये देख नीचे दिखाया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है। एंगल क्या है? 90, cos 90 0 होता है। प्लस फाइव 4 लेते हैं, ये आगे वाला, ये जो सबसे इधर वाला फेस है, ये वाला बाहर वाला, ये वाला फेस जो है, इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। ये देख, ये जो बाहर आ रहा है ना ऐसे, ये इधर जो बाहर आ रहा है वो एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो सर ऐसी होगी। अभी भी एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। क्यों? समझ, ये फेस है तो ये एरिया वेक्टर होगा, ऐसे एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप में है, एरिया वेक्टर तो के कैप में है, यानी जेड एक्सिस की तरफ है। एंगल क्या है दोनों के बीच में? 90। एंगल क्या है दोनों के बीच में? 90। ये भी अगर ई डैश ले, ए ले, cos 90। 5 पर आते हैं। 5 कौन सा? अच्छा ये 4 तक हो गए ना, हाँ। 5 पर आते हैं। 5 पीछे वाला लेते हैं, ये जो पीछे की तरफ है, बैक साइड पर। ये क्यूब है ना, तो ये क्यूब का एक फेस है, तो ये इसके सामने वाला फेस ये है। इसके लिए कैसे लिखेंगे? आजा,
ई डैश ए कॉस, क्या होगा बेटा? अगर इधर वाला एरिया है तो आउटवर्ड नॉर्मल उस तरफ होगा उसका, ऐसे माइनस जेड एक्सिस की तरफ, माइनस के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है आई कैप की तरफ, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है और वो ऐसे है पीछे, देख ये देख, ये देख कैसा है, और ये देख एंगल क्या है दोनों के बीच का, दिख रहा है ये एंगल? ये एंगल दिख रहा है? पीछे की तरफ एरिया वेक्टर है, अंदर बोर्ड में घुसता हुआ, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री, फिर से कॉस 90 डिग्री प्लस लास्ट फेस जिससे फील्ड बाहर आ रही है, ये वाला। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, इधर वाला और इधर वाला, बाकी सबका तो जीरो ही होना है। देखना, अगर ये क्यूब है तो ऊपर वाला भी जीरो, नीचे वाला भी जीरो, इधर वाला भी जीरो, इधर वाला भी जीरो। हमारे लिए एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस ही इंपॉर्टेंट है, एक 1 वाला फेस और एक ये 6th वाला फेस जो है, छठा फेस, ये वाला फेस, यही दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। आइए छठे फेस पे चलते हैं। छठे फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E2 होगी, ई डैश नहीं हो सकती क्योंकि वो तो हमने अंदर कहीं मान ली है, कहीं अंदर फील्ड होगी तो ई डैश होगी, ठीक है ना? E1 नहीं हो सकती क्योंकि E1 तो इस जगह पर है, ओरिजिन के पास है ना? तो E2 एरिया ए ही होगा अभी भी, यस और नो? हां सर। कॉस का एंगल क्या लेंगे? बोलो यार, कॉस का एंगल क्या लेंगे? देख, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, हां, एरिया वेक्टर भी उधर है, हां, एंगल हो गया जीरो। क्या बात है सर, कॉस 0 डिग्री, बढ़िया। अब देख कौन कौन कट गया, कॉस 90 खत्म, कॉस 90 खत्म, कॉस 90 खत्म, कॉस 90 खत्म। जो जो बच गए हैं उन्हें एक बार ढंग से लिख लेते हैं। ई ए कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, है ना? तो इसे लिखते हैं E1 ए -1, कॉस 180 की जगह -1 लिखा, और E2 ए कॉस 0 प्लस E2 ए कॉस 0 होता है +1। फाइनली जो निकल के आया वो एक आया भाई माइनस का E1 ए और प्लस का E2 ए। अब समस्या ये आई कि E1 E2 क्या हो, तो E1 E2 हम यहां से निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके। आजा दिखाता हूं कैसे आएगा, देख E है क्या, E बताओ है क्या? 5x² + 2, 5x² + 2, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एक तरीके से, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि आप E1 निकालो। मुझे बताओ E1 कहां पे है? सर E1 ना बिल्कुल ओरिजिन पे है, देखो ओरिजिन से सटा हुआ है ना ये क्यूब, तो ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या होती है? मुझे पुट करनी है यहां पे x की वैल्यू, मुझे फाइंड करना है E1। फाइंडिंग E1, कैसे E1 ढूंढा जाएगा? जब मैं x को 0 पुट करूंगा, क्योंकि ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 होती है, ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो x को मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। आजा E1 निकालूं। 5 0 का स्क्वायर + 2 कितना आया बेटा? 2 आया, 2 न्यूटन पर कूलम्ब, ये E1 है। अब बारी आती है E2 की, फाइंडिंग E2। x की वैल्यू क्या रखूं? E2 कहां पे है? E2 है जब क्यूब खत्म हो चुका है। E2 कहां है? जब क्यूब खत्म हो चुका है उसके बाद, और खत्म होने के लिए कितनी लेंथ चलनी पड़ी, x की वैल्यू कितनी आगे बढ़नी पड़ी? देख, ध्यान से देख, यहां तो 0 था x, यहां कितना होगा x? बोल, यहां तो ओरिजिन पे तो 0 था x बेटा, इस जगह पर तो x 0 था, इस जगह पर x क्या होगा? 10, क्योंकि 10 ही तो आगे आए हैं। अरे क्यूब की लेंथ कितनी है? 10 है ना, तो 10 ही तो आगे आए हैं, तो x कितना पुट करेगा? 10 सेंटीमीटर। समझ रहा है? x कितना पुट करेगा बेटा? x पुट करेगा 10 सेंटीमीटर, है ना? या फिर 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेगा बेटा? 0.01 मीटर। 10 को यार 100 से डिवाइड कर लिया ना, तो क्या आएगा? 0.1 मीटर। हाँ 10 था, सॉरी, ठीक है ना? 0.1 मीटर। तो आप यहां पर 0.1 रखोगे, समझ गए ना? x की जगह पर यहां क्या रखोगे? 0.1, और आपको E2 भी मिल जाएगा। करो पुट, 5 x की जगह पर 0.1 का स्क्वायर + 2 कितना आया बेटा निकल के? 5 × 0.01 हो जाएगा, है ना? 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01 प्लस में 2, तो ये आ गया
0.05 प्लस में 2 यानी 2.05 न्यूटन पर कूलम्ब। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड 2। समझ गए कितने का डिफरेंस आया? वैसे अगर हम 10 सेंटीमीटर आगे बढ़े हैं क्यूब में, हम क्यूब में 10 सेंटीमीटर आगे चले हैं तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क आया है? देखना जरा, देखना जरा। पहले कितनी थी 2, बाद में कितने 2.05, 0.05 का फर्क है। सिर्फ मात्र 0.05 का फर्क है, लेकिन फर्क तो है। फर्क है तो फ्लक्स तो निकलेगा। अगर फर्क है तो फ्लक्स तो निकलेगा। आइए फ्लक्स निकालते हैं। E1 की वैल्यू क्या है? -2a। E1 की जगह पर 2 पुट कर दिया, प्लस E2 की वैल्यू क्या है? 2.05a। प्लस माइनस जैसे मर्जी कर लो, a कॉमन ले लो, a कॉमन लेके 2.05 माइनस 2 करोगे बेटा तो यह आएगा 0.05a। दिस इज नेट फ्लक्स, दिस इज नेट फ्लक्स। समझ में आया कैसे करना है? यह क्वेश्चन आप सबने करना है, आप सबने स्कूल वाली मैडम से भी करवाना है ताकि सबका भला हो। अगर आप चाहो तो अपनी क्लास का भला करना, तो यह क्वेश्चन आप सभी से करवाओ। हो कुछ नहीं रहा, बहुत सिंपल है ये बहुत सिंपल है। लग रहा आपको देख करके यार बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा खेल है कि वो एक्स के साथ चेंज कर रही है, तो जितनी घुस रही है उससे ज्यादा बाहर निकल रही है। तो दोनों पोजीशंस पर, एक्स पोजीशन 0 और एक्स पोजीशन जितनी क्यूब की लेंथ है, जितना क्यूब का साइड रखा है, वो दोनों पोजीशंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उन्हीं दोनों का फ्लक्स बनेगा, बाकी किसी का फ्लक्स बनेगा नहीं। और कट जाएगा आपस में, वो तो आपने देखा कैसे कट रहा है, 180 डिग्री और 0 डिग्री के हिसाब से कट रहा है। ये आपका नेट फ्लक्स आ गया 0.05a। यूनिट भी आगे लिख देना, आपको पता यूनिट क्या है, आगे लिख देना। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा साइड दे रखी है, सॉरी पूरा आंसर नहीं हुआ, ये पूरा आंसर नहीं हुआ। एरिया पुट करेंगे ना, अरे भाई एरिया पुट करते हैं, आजा। 0.05 और एरिया होता है साइड क्यूब की साइड का स्क्वायर इज द एरिया, है ना। तो साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटा में 100 इंटू में 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, बाकी 2 जीरो ऊपर ले जाओ। एक काम करते हैं ना, चारों जीरो नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, और लिख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4। फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स है आपका। सही है कि नहीं? मैथ है, मैथ है जी, मैथ चखनी पड़ेगी, मैथ्स है भाई, चखनी पड़ेगी, ठीक है ना। 0.05 था, नीचे 100 ले आया, यहां 10 और उसका अपना अपना 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स आ गया तो ये हो गया पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में अब कुछ नहीं है, पार्ट 2 में कुछ नहीं है, ये पार्ट 1 था आपका। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 कह रहा है नेट चार्ज बताइए कितना एनक्लोज्ड है बाय द क्यूब। बेटा फ्लक्स बाय गॉस लॉ होता है चार्ज एनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना बोल, होता है ना। तो अगर तुझे चार्ज एनक्लोज निकालना है, तुझे फ्लक्स पता है, तो बस एप्सिलॉन नॉट को उससे मल्टीप्लाई कर दे। चार्ज एनक्लोज कितना आ गया? क्यू एप्सिलॉन नॉट। गलत कह रहा हूं क्या? चार्ज क्या है? सॉरी क्यू नहीं, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज आ गया, ठीक है ना। फ्लक्स कितना आया निकल के अभी सिर्फ 5 इंटू 10 की पावर -4। और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। नहीं याद था ना? करके ही याद आएगा, ठीक है ना, करके ही याद आएगा, टेंशन ना लो। नहीं याद था कोई बात नहीं, करके याद आएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना, कूलम के अंदर आंसर आ जाएगा। समझ गए? आपके लिए छोड़ रहा हूं कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन कोई बहुत कैडी कैलकुलेशन नहीं है, कर पाओगे आप इसको, ठीक है। समझ गए? समझ गए क्या कर रहे हैं? ठीक है, समझ गए क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकाली, एक ओरिजिन वाली, एक उसकी आगे वाली, ठीक है। उसको पुट कर दिया फ्लक्स वाले फॉर्मूलों में, वहां से हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया, पता चला कि दोनों में डिफरेंस है, तो नेट फ्लक्स आ गया। नेट फ्लक्स को ही आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, नेट चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज एनक्लोज है वो आ जाएगा, खत्म बात, ठीक। आगे बढ़े। 2025 में एकदम सेम सवाल आया हुआ, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वही है, देख क्यूब रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। इस बार देख इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी आसान कर दी इन्होंने, क्योंकि पेपर ही इतना टफ बना दिया था, तो ये वैल्यू आसान कर दी। पिछली बार एक्स स्क्वायर था यहां पर, इस बार सिर्फ एक्स दिया है, 10x + 5। वही काम करियो, तेरे लिए होमवर्क है ये।
होमवर्क है, ठीक है ना। और ऊपर वाला भी आपको करवा दिया, ऑब्टेन एक्सप्रेशन यानी डेरिवेशन करनी है आपको। ड्यू टू अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P एट पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, तो इक्वेटोरियल प्लेन में आपने किया हुआ है, इक्वेटोरियल एक्सिस पर हमने निकाला हुआ है, एक एक्सियल पॉइंट पर एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकलवाया हुआ है मैंने, उसमें एक शॉर्ट डायपोल वाला भी है। देखो एट अ पॉइंट R बड़ा होगा जब A से, यानी शॉर्ट डायपोल की बात, और सेंटर ऑफ द डायपोल दोनों निकलवाए हैं मैंने आपसे। R जब 0 कर दोगे तब क्या होगा, और R जब बहुत बड़ा कर दोगे तब क्या होगा, ये दोनों केस मैंने आपको करवाए हैं ऑलरेडी, नोट्स में ये हैं, नोट्स में ये हैं, और ये है आपका होमवर्क के अंदर क्वेश्चन, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क के अंदर क्वेश्चन है। वही काम करियो, पहले x को 0 पुट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी घुस रही है वो पता चल जाएगी। फिर x को इस लेंथ के बराबर पुट करियो, कितनी निकल रही है वो पता चल जाएगी, ज्यादा ही निकलेगी, ज्यादा ही निकलेगी। दोनों माइनस कर दियो, फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दे, चार्ज आ जाएगा। खुद करियो, होमवर्क तेरे लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भाई मैं बहुत लाया था, बहुत क्वेश्चन लाया था, देख देख स्लाइड खत्म ही नहीं हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया था, बहुत सारे। असर्शन रीजन देख कितने सारे लाया हूं, कितने सारे, 40 स्लाइडें लेके आया हूं, 40, लगभग 40 है, 41 हो गई, 42 हो गई, 43 हो गई 43 स्लाइडें लेकर के आया था आज मैं, पर टाइम नहीं है यार, क्या करूं, क्या करूं। खुद ट्राई करेगा, खुद ट्राई करेगा। मैं कितने क्वेश्चन करवा पाया पता है, तगड़े तरीके से कितने करवा पाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन मैं तेरे को ढंग से करवा पाया। सोच के आओ कुछ, पर उतना हो नहीं पाता यार, क्या करूं, अब स्टूडियो छोड़ना पड़ेगा, क्या करूं। क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, ट्राई करोगे। प्रीवियस ईयर सवाल है बेटा, बहुत सारे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, सबके सब PYQ हैं ये, देख दिखाता हूं तेरे को, देख 2025, देख 2025, देख 2024, देख 2024, देख 2024, देख 2022, 20 21, देख 20, देख 20, देख 20, देख 21 22। अब सारे सर्च, ये सब PYQ हैं, जितने भी सर्च, ये सारे PYQ सर्च रीजन है, सारे के सारे। क्या करूं, जैसा तू कहेगा वैसा कर देंगे, जैसा तू बोलेगा बेटा वैसे कर दूंगा, ठीक है। चैट ओपन कर रहा हूं, जैसा तू बोलेगा वैसा करूंगा। ट्राई करेगा, खुद से ट्राई करोगे, होमवर्क ज्यादा नहीं हो जाएगा ट्यूसडे तक, ट्यूसडे तक होमवर्क ज्यादा हो जाएगा ना। एक्स्ट्रा क्लास ले लें यार, इंदौर जा रहा हूं यार संडे को ना, 7 दिन काम करता हूं भाई मैं PW के लिए, बच्चों के लिए 7 दिन, कल भी क्लासें हैं, कैसे हो पाएगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करना, पहला काम आप खुद से ट्राई करो। देखो ये सवाल बन जाएंगे, एक बात बोलूं, जितने मोटे तगड़े सवाल थे ना वो सारे मैंने करवा दिए, इसके बाद मोटे तगड़े सवाल कम है। ये इजी सवाल है, MCQ है, ये आसान सवाल है, ये ऊपर तो डेरिवेशन है, ये इजी सवाल है, ये आपसे बन जाएगा, ट्राई करके देखना। ये मैंने क्लास में करवाया, ये बहुत आसान सवाल है, 2024 का इजी सवाल है। सेंट्रॉइड पर कितनी फील्ड होती है, 0 होती है, आपको पता है। स्क्वायर की 4 साइड वाला क्लास में करवाया है मैंने। थिन स्फेरिकल, ये दोनों डेरिवेशंस है बेटा, दोनों डेरिवेशन है, ये उसकी शीट की, शीट वाली डेरिवेशन है ये 24 की, ठीक है। ये वाला 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्राई करना, आप ट्राई करना, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो छोड़ जाता हूं मैं, फिलहाल छोड़ जाता हूं सारे, ठीक है ना। होमवर्क क्या है आपका, ट्राई करोगे, लेफ्ट ओवर सवाल, जितने भी बचे हुए सवाल हैं वो ट्राई करना, ठीक है ना। लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस ट्राई करना। NCERT बैक एक्सरसाइज पंच अपलोड हो जाएगा, आपने खुद करनी है, ठीक है। NCERT पंच की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, आपने एक्सरसाइजेस खुद करनी है, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है इसकी, जो भी होती है, ठीक है। और उसके अलावा नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन अपना डन कर लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा। आपको दिख गया है कि ये आखिरी साल है, ठीक है, और आखिरी साल है तो जान तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेरी तो लग रही है भाई, मेरी तो निकल भी रही है,
भाई ऐसा तो नहीं होगा कि ये मेरा आखिरी साल हो जाए? है आखिरी साल तुम्हारे लिए कि मेरे लिए? ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए आखिरी साल है। ऐसा ना करना भाई, है कि मेरा मेरा ही आखिरी साल हो जाए। इतना घस्सी रिजल्ट तुम लेकर के आओ 12वीं में कि मुझे निकाल ही दिया जाए पीडब्ल्यू से, कि सर आप ही निकल जाइए सर। इतना खराब रिजल्ट कैसे आ सकता है? तो भाई ऐसे मत करना है, ठीक है? ऐसे मत करना भाई, ठीक है? कि मेरा आखिरी साल हो जाए, ठीक है ना? कहीं कहीं फिर बाद में तुम बोलो आखिरी साल था, जान निकाल दी। इस मास्टर का आखिरी साल था, हमने इसकी जान निकाल दी, ठीक है? तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है? मेहनत कर लो थोड़ी सी, मजाक तो चलता रहेगा लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है बेटा करनी, और हर दिन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैं हमेशा आपको ये बोलता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, चाहे मेरी बात आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन मैं आपको सही गाइड करूंगा हमेशा, ठीक है ना? ट्राई करिएगा। डर लगेगा लेकिन वो डर वाजिब है। सवाल करते हो डर लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तैयारी अच्छी होगी तो वो डर भी ओवरकम हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।